एसबीआई क्लर्क का पेपर लीक हो चुका है और आज के सेशन में मैं धमाका मचाने वाला हूं। सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन लीक हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो क्या आप यही सोच करके ये देखने के लिए आए हो, थंबनेल को देख करके आपने यही सोचा है क्या कि पूरा पेपर लीक हो चुका है और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एग्जाम में जाकर के एज इट इज आप वहां पे सॉल्व करके आ जाओगे? तो ये आपकी गलतफहमी है बच्चे। कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप आ चुके हैं इस सेशन को देखने के लिए तो शुरू से लेकर के लास्ट तक सेशन जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन मैं आपको अभी सॉल्व करवाऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आप यहाँ पे देख चुके होंगे कि आपको क्या क्या टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं आज के सेशन में। तो ये सारे क्वेश्चन एज इट इज इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिसमें कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, पजल, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जिन बच्चों का भी एग्जाम है अभी एसबीआई क्लर्क का, ये टोटली एसबीआई क्लर्क को टारगेट करके है। तो जितने बच्चे जिनकी एग्जाम कल होने वाली है या जितने भी अभी एग्जाम्स के डेट अभी 2-3 शिफ्ट में होने वाले हैं, उन सारे एग्जाम्स के लिए आप ये सेशन जरूर देख करके जाइएगा अगर आप रीजनिंग सेक्शन में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। तो चलो बच्चे शुरू करते हैं, आपका टाइम बिना वेस्ट किए हुए। अभी आपका टाइम बहुत ज्यादा बेशकीमती है। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं यहाँ पे, बच्चे ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी आपको इसके जो भी चीजें मैं सिखाता हूं, इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए या जो भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, सारी चीजें आपको इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप सारे बच्चे। चलिए तो बच्चे हम आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने इनइक्वालिटी का है। जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे उतना ही ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो चलिए चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। कल मैंने इनइक्वालिटी का एक सेशन लिया हुआ था जिसमें सिंगल स्टेटमेंट का मैंने बताया हुआ था। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया हुआ है इसमें 2 या 2 से ज्यादा अगर स्टेटमेंट आपको दिए जाए, बहुत सारे बच्चों का एक डाउट आ रहा था कि सर 2 स्टेटमेंट होगा तो कैसे करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। कैसे करेंगे इस चीज को आराम से आप समझते चलिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटमेंट दिया है। इस स्टेटमेंट में आप देख सकते हो यहां से यहां तक ये आपका एक स्टेटमेंट है। यहाँ पे ऐसे आपको कॉलम दिखेगा, कॉमा दिखेगा और यहां से यहां तक दूसरा स्टेटमेंट। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये आपको कंक्लूजन दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन सही होगा। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो कल मैंने जो बताया था, जो बच्चे कल का सेशन नहीं देखे हैं इनइक्वालिटी का, उसको जाकर के देख लीजिएगा। इनइक्वालिटी का सेशन कल का, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। हमें ओ से आई के बीच में रिलेशन देखना है। बच्चे आप देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे यही देखना होता है कि जिन 2 एलिमेंट के बीच में आपको कंक्लूजन पता करना है वो दोनों एलिमेंट एक ही स्टेटमेंट में है या अलग अलग स्टेटमेंट में। आप देखेंगे सर ओ यहाँ पे पहले वाले स्टेटमेंट में है और आई यहाँ पे दूसरे वाले स्टेटमेंट में है। दोनों एलिमेंट 2 अलग अलग स्टेटमेंट में है। जब भी ऐसे 2 अलग अलग स्टेटमेंट में होते हैं तो बच्चे 2 चीजें होती हैं, या तो दोनों स्टेटमेंट में कोई एक कॉमन एलिमेंट होगा। आप यहाँ पे ढूंढ के देखिए दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट दिखाई दे रहा है? दोनों स्टेटमेंट में कोई कॉमन है क्या? आप बोलेंगे सर दोनों में मुझे जे कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी जे है, यहाँ पे भी जे है। तो आपने बीच में क्या करना है, जे को लिख लेना है। पहले आप समझ लीजिए, इसको हम ओरली करेंगे, समझाने के लिए लिख रहा हूं। जो दोनों में कॉमन है इनके बीच में उसको लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, पहले ओ से जे के बीच में रिलेशन निकालोगे, है ना। अब ओ से जे के बीच में देखो, आप बोलोगे सर ओ यहाँ पे है, जे यहाँ पे है। अगर आप ओ से जे की तरफ आओगे तो ग्रेटर इक्वल इक्वल ग्रेटर इक्वल, इसमें आपका करेक्ट रिलेशन क्या बनेगा, इक्वल छोड़ देते हो तो ग्रेटर इक्वल आ जाएगा। तो ओ से जे में करेक्ट रिलेशन बना ग्रेटर इक्वल। अब जे से आई का देख लो, जे से आई में, जे से आई की तरफ देख रहे हैं, जे से आई में देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या है, रिलेशन है ग्रेटर इक्वल। अब बच्चे ये एक स्टेटमेंट की तरफ बन गया। अब देखो यहाँ पे ओ से आई में क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर ग्रेटर इक्वल। तो ये पहला करेक्ट हमारा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। पहला कंक्लूजन क्या है, करेक्ट है। बात समझ पाए क्या? चलिए अगर हम दूसरे कंक्लूजन की बात करें, एम से टी पे जाना है। बच्चे एम दिया हुआ है और टी दिया हुआ, आप चेक कर लो एम कहां पे है, टी कहां पे है। आप बोलेंगे सर एम और टी दोनों सेम ही स्टेटमेंट के है, तो एम से टी पे आना है। एम से टी पे भरोगे, जैसे आप एक सिंबल के बाद दूसरे पे आपने बोला डायरेक्शन डिफरेंट हो गया, और जैसे ही डायरेक्शन डिफरेंट होता है उस कंक्लूजन को क्या कर देते हो, रॉन्ग कर देते हो। तो दूसरा कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। चलिए पी से एम पे जाना है, तीसरा कंक्लूजन है बच्चे पी से। अगर हम पी से एम पे जाना चाहेंगे तो आप बोलोगे सर पी कहां पे है, यहाँ पे, और एम कहां पे है, यहाँ पे। पी से एम पे जाना है, जैसे पी से बढ़े आप, यहाँ पे सिंबल और ये वाला सिंबल, जैसे ये और ये सिंबल देखे डिफरेंट डायरेक्शन में है, यानी कि पी से एम के बीच का हम रिलेशन नहीं बता सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे एक ही कंक्लूजन सही होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट इज ट्रू। केवल पहला कंक्लूजन क्या है, यहाँ पे राइट है। बात समझ पाए क्या? चलिए आ जाइए यहाँ पे, यहाँ देखिए
क्या है यहाँ पे n से y के बीच में पता करना है। आप देखोगे सर n कहाँ पे है, सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, यहां से यहां तक एक स्टेटमेंट है और ये आपका दूसरा स्टेटमेंट है। अब ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें कंक्लूजन पता करना है n से y के बीच में, तो आप n ले लो और y ले लो। अब चेक करो n कहाँ पे, आप बोलोगे सर यहाँ पे है, y कहाँ पे है, यहाँ पे है, दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट में है, n एंड y दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट के हैं। इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या, आप बोलोगे सर इन दोनों में कॉमन एलिमेंट c है, तो c को बीच में लिख दो, है ना। अब n से c में रिलेशन देखो, आप बोलोगे सर n से c में अगर रिलेशन देखे तो ग्रेटर इक्वल, इक्वल को छोड़ देते हो बना ग्रेटर इक्वल, इसमें कॉमन आ गया ग्रेटर, है ना, सेम डायरेक्शन है। c से y में देखो, यहाँ पे c है यहाँ पे y है, c से y में देखोगे तो यहाँ है लेस इक्वल, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल, c से y में जाने पर डायरेक्शन डिफरेंट हो गया, यानी कि c से y पे हम नहीं जा सकते हैं, इसका मतलब n से y में डायरेक्शन डिफरेंट हो गया, c से y पे जब नहीं जा पाओगे दैट मींस n से y में हम नहीं जा सकते, यानी कि n से y के बीच में डायरेक्शन डिफरेंट हो गया, इसलिए ये कंक्लूजन क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। कल के तीनों रूल्स जो मैंने बताए थे वही तीनों रूल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। चलिए बच्चे दूसरे कंक्लूजन पे आ जाते हैं, क्या दिया है, b से m पे जाना है, यहाँ पे b दिया है आपका और यहाँ पे m दिया है। बच्चे b से m पे जाना है, बताओ किसकी हेल्प से जाओगे, आप बोलोगे सर b से m में दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट है, इनके बीच में कॉमन क्या है, c है, तो हमने बीच में c को लिख दिया। अब b से c में देखो क्या रिलेशन है, ग्रेटर इक्वल इक्वल, तो इक्वल छोड़ दोगे तो बचा ग्रेटर इक्वल, b से c का रिलेशन बना ग्रेटर इक्वल, c से m देखोगे तो c से m देखोगे तो यहाँ पे दिया है इक्वल। अब b से m ये एक स्टेटमेंट बन गया, कैसे निकालते हो, इक्वल छोड़ के कॉमन देखते हो, तो कॉमन क्या बना ग्रेटर इक्वल, यानी कि सेकंड क्या हो गया आपका, राइट हो गया। अब आ जाओ p से n की बात कर लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये है p, ये है n, दोनों एक ही स्टेटमेंट में है, p से n की तरफ जैसे ही बढ़ोगे, यहां से जैसे है बच्चे ये ग्रेटर इक्वल है, ये लेस हो गया, डायरेक्शन डिफरेंट हो गया, ये कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया। आप बोलेंगे सर यहाँ पे केवल कंक्लूजन सेकंड राइट आंसर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकंड इज ट्रू, केवल ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। मुझे लग रहा है बच्चे आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे तीन तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है। अगर कंक्लूजन की बात करोगे तो कंक्लूजन किसके बीच में है, x से o के बीच में पता करना है। चलो तो सबसे पहले आप देख लो x और o, आप पहले ढूंढो यहाँ पे स्टेटमेंट में, ये फटाफट ढूंढना है, फटाफट ढूंढना है, x कहाँ पे है, आप बोलोगे सर x यहाँ पे है, o कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब देखो इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट में देखो, इन दोनों स्टेटमेंट में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या, आप बोलोगे MUPE, यहाँ पे p है, कौन है यहाँ पे कॉमन, p दिखाई दे रहा है, तो p मैंने बीच में लिख दिया, किसको लिख दिया बीच में, p को, क्योंकि कॉमन एलिमेंट क्या था, p था। अब देखो यहाँ पे x से p में क्या रिलेशन होगा, आप बोलोगे सर ग्रेटर इक्वल इक्वल, मैंने बोला इक्वल छोड़ दो, फिर देखो आपने बोला सर ग्रेटर इक्वल, कॉमन क्या बना, सेम डायरेक्शन है, तो कॉमन क्या बना ग्रेटर। आपने बोला सर x से p में क्या आ गया, रिलेशन ग्रेटर आ गया। p से o में चेक करना, p यहाँ पे है, o यहाँ पे, p से o में जाओगे इसके बीच में आ गया इक्वल। अब ये एक स्टेटमेंट बन गया, x से o में क्या क्या बना, ग्रेटर इक्वल, इक्वल छोड़ दो क्या बना, केवल ग्रेटर, यानी कि पहला क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड कंक्लूजन पे आते हैं। सेकंड कंक्लूजन क्या दिया है, ई से आई पे जाना है। बच्चे कैसे जाओगे, आपने देखा सर ई यहाँ पे है, आई कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये क्या है, ई से आई पे जाना था, ई जो है सेकंड वाले स्टेटमेंट में है, आई फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में है, इनके बीच में कॉमन एलिमेंट क्या है, आप बोलोगे सर इन दोनों में यू है, क्या है, यू है, यानी कि ई से आई पे अगर जाना है तो किसकी हेल्प से जाओगे, यू की हेल्प से जाओगे। अब बताओ मुझे ई से यू में क्या रिलेशन है, आप बोलेंगे सर ई से ई की तरफ से अगर हम यहाँ पे बढ़े तो ग्रेटर इक्वल आ रहा है, इक्वल छोड़ दो तो केवल ग्रेटर बना, यानी कि ई से यू में क्या बना, ग्रेटर। फिर आपको आना है यू से आई पे, यू से जब आई पे जा रहे हैं तो इक्वल और क्या है यहाँ पे लेस है, इक्वल छोड़ दो तो क्या बना, लेस बना। बच्चे ई से आई में आप देख सकते हैं डायरेक्शन डिफरेंट हो गया, यानी कि ये वाला कंक्लूजन गलत हो गया। रूल नंबर 1, दो एलिमेंट के बीच में डायरेक्शन डिफरेंट है तो कंक्लूजन को क्या कर देते हो, गलत कर देते हो। ठीक है, चलिए तीसरे कंक्लूजन पे आ जाइए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, H से O। अब हमें देखना है H कहाँ पे है बच्चे, यहाँ पे H है, O यहाँ पे है। H से O पे चलोगे, आपने बोला सर जैसे यहाँ से बढ़ रहे थे ग्रेटर इक्वल इक्वल, इक्वल छोड़ दिया, ग्रेटर इक्वल, कॉमन क्या बनेगा ग्रेटर, यहाँ पे क्या दिया है लेस, इसलिए ये हमारा रॉन्ग हो गया। तो हमारा ओनली फर्स्ट इज ट्रू, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। बोलिए, मुझे लगता है आप ये बात समझ पाए होंगे, एक बार और चेक कर लो ये गलत तो नहीं कर दिया। एस से ओ पे जाना था, एच यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, एस से ओ पे जा रहे थे तो कॉमन क्या बन गया, ग्रेटर बन गया। एच के साइड में ग्रेटर होगा, यहाँ पे एच के साइड में लेस दिया है, यस करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मुझे लगता है इस बात को आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आ जाइए यहाँ पे, ये क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का है, देखो। और ये अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वो आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन था, जानबूझ करके मैंने वैसे लिया है, हालांकि आपके एग्जाम में इस पैटर्न का ही आएगा जो अभी मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एसबीआई क्लर्क के लेवल का यही ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे।
आप यहाँ पे देखो क्या दिया है, सबसे पहले m से o में जाना है बच्चे, आप देख लीजिए एक सिंगल स्टेटमेंट है, m से o में जाना है, m यहाँ पे है, o यहाँ पे, m से जैसे o पे बढ़ो लेस लेस इक्वल, सेम डायरेक्शन है, आंसर बनेगा कॉमन सिंबल, कॉमन हो गया लेस, यहाँ पे लिखा है इक्वल, ये वाली बात गलत हो गई। n से s पे जाना है, n यहाँ पे है, s यहाँ पे है, n से s पे जैसे ही बढ़ोगे लेस इक्वल लेस, यहाँ पे इक्वल आया, इक्वल छोड़ दोगे बना लेस इक्वल, लेस में कॉमन बना लेस, यहाँ पे लेस है, तो सेकंड सही है, यानी कि ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आ जाइए, सी से एफ पे जाना है, सी यहाँ पे एफ यहाँ पे है, सी से एफ पे जैसे ही जा रहे थे इक्वल छोड़ दो, इक्वल छोड़ दोगे तो क्या बना, ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल, डायरेक्शन डिफरेंट हो गया, तो ये कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। फिर से आ जाइए, एफ से सी पे जाना, अब देखो सी से एफ पे रॉन्ग हो गया, अब ये अगर ध्यान से देखोगे तो सी से एफ का डायरेक्शन डिफरेंट है, तो यहाँ पे भी ठीक है, चलो एफ यहाँ पे है, सी यहाँ पे, एफ से सी की तरफ बढ़ो, एफ से सी की तरफ अगर बढ़ोगे, जैसे यहाँ पे डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ये भी गलत हो गया। आपने बोला सर दोनों के दोनों गलत हो गए, लेकिन जब भी दोनों के दोनों गलत हो जाए बच्चे सावधान हो जाइएगा, गलत करके मत आगे बढ़ जाइएगा, आंसर गलत हो जाएगा। जब भी दोनों कंक्लूजन गलत हो जाए वहां पे चेक कर लीजिएगा आइदर वाला रूल तो नहीं अप्लाई हो रहा है। आइदर का 4 रूल मैंने बताया था, अगर आपने कल का लेक्चर देखा है बच्चे, तो 4 आइदर के जो 4 कंडीशंस थे, अगर चारों के चारों कंडीशंस यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हम आइदर का आंसर बोलेंगे। आप बोलेंगे सर यस, पहला रूल क्या था याद करो, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, दोनों एलिमेंट, यहाँ पे सी यहाँ पे एफ, यहाँ पे सी यहाँ पे एफ, इससे मतलब नहीं है कि सी पहले है कि एफ बाद में है, दोनों के दोनों, यहाँ सी यहाँ एफ, तो इसमें भी सी और एफ होना चाहिए, सीक्वेंस से मतलब नहीं है कि पहले सी ही होना चाहिए पहले एफ होना चाहिए, सी और एफ ये दोनों होने चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। आपने बोला सर दोनों में सी और एफ था, यानी कि पहला वाला कंडीशन सही है। दूसरा कंडीशन था इंडिविजुअली दोनों के दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, आपने बोला सर दोनों रॉन्ग है, यानी कि दूसरा भी कंडीशन सही था। तीसरा कंडीशन बोला गया था कि दोनों सिंबल को कंबाइन करके वही सिंबल मिलना चाहिए जो एक्चुअल में सी और एफ के बीच का रिलेशन होगा। यहां पे बच्चे एक चीज जो आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, जब भी आप कंक्लूजन बोलोगे तो किसी एक साइड से ही एलिमेंट को फिक्स करके बोलना है। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बोल दिया, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर मुझे आइदर वाला कभी भी केस पता करना है तो हमेशा एक साइड से फिक्स कर लो, या तो सी के साइड से पकड़ लो या एफ के साइड से। अगर मैं सी के साइड से पकड़ लूं तो बच्चे यहाँ पे सी के साइड से लिखा है सी ग्रेटर इक्वल टू एफ, और यहाँ पे सी के साइड से लिखा है सी लेस देन एफ। आपको दोनों कंक्लूजन में जब भी आइदर पता करना है किसी एक साइड को ही फिक्स करना है और उधर से ही आपको देखना है। यहाँ पे सी के साइड से सी और एफ में ग्रेटर इक्वल का रिलेशन है, यहाँ पे सी के साइड से सी से एफ में लेस का रिलेशन है। बात समझ गए? आपको केवल ये सिंबल नहीं देखना है, आपको देखना है कि ये रिलेशन किसके साइड से चेक कर रहे हो। अगर मैं सी के साइड से देख रहा हूं तो सी के साइड ग्रेटर इक्वल है, अगर मैं सी के साइड देख रहा हूं तो सी के साइड लेस है। आपको कोई एक साइड पकड़ना है, अगर आप चाहे तो एफ भी ले सकते हो। अगर एफ के साइड से देखोगे तो यहाँ पे लिखा है एफ लेस इक्वल टू सी, और यहाँ पे अगर एफ के साइड से देखोगे तो यहाँ पे लिखा है एफ ग्रेटर देन सी। आप दोनों में जैसे बोलना चाहे वैसे बोलिए, बट सेम एलिमेंट से ही शुरू करना है दोनों कंक्लूजन के लिए। मुझे लगता है ये बात आप समझ पाए होंगे। चलिए, तो तीसरा क्या होता है कि दोनों सिंबल्स को कंबाइन करने पे वही मिलना चाहिए जो एक्चुअल में दोनों एलिमेंट के बीच का रिलेशन होगा। आप बोलेंगे सर सी और एफ के बीच में इनइक्वालिटी सिंबल्स डिफरेंट डायरेक्शन में है। कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी दो एलिमेंट में अगर इनइक्वालिटी सिंबल्स डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच में ग्रेटर भी रिलेशन आ सकता है, या लेस भी आ सकता है, या इक्वल भी आ सकता है, तीनों में से कुछ भी आ सकता है, हमें नहीं पता। तो यहाँ पे अगर मैं सी और एफ के बीच में एक्चुअल रिलेशन की बात करूंगा तो आप बोलोगे सर सी ग्रेटर देन एफ हो सकता है, या सी लेस देन एफ हो सकता है, या सी इक्वल टू एफ हो सकता है, क्योंकि उनके बीच में डायरेक्शन डिफरेंट है। और अगर मैं यहाँ पे इनके सिंबल को कंबाइन करूं तो यहाँ से ग्रेटर मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है, और यहाँ से लेस मिल रहा है। इसका मतलब बच्चे तीसरा पॉइंट भी यहाँ पे करेक्ट है। आपने बोला बिल्कुल सही। और चौथा पॉइंट क्या था, इनके बीच में कोई कॉमन सिंबल नहीं होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल है या लेस है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो चौथा पॉइंट भी करेक्ट हो रहा है। इसका मतलब बच्चे यहाँ पे आंसर क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा आइदर। मुझे लगता है आप समझ पाए होंगे, कल का लेक्चर जरूर देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। चलिए आ जाइए यहाँ पे स्टेटमेंट 6 की बात कर ले। देखो एस से डब्ल्यू पे जाना है, एस यहाँ पे है, डब्ल्यू यहाँ पे है, दो स्टेटमेंट है, लेकिन ये कंक्लूजन इसी स्टेटमेंट में एस से डब्ल्यू पे जब जाओगे इक्वल छोड़ दो, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल में कॉमन बना ग्रेटर, ये हमारा राइट है। यू से वाई पे आना है बच्चे,
अगर हम यहाँ पे देखें u यहाँ पे है, y यहाँ पे है, इनके बीच में कॉमन क्या है w। अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, मैं लिख के फिलहाल बता रहा हूं, लेकिन जो मैं ऐसे अभी लिख रहा हूं मैं कि u y और बीच में कॉमन w, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं लिख रहा हूं ताकि आप समझ पाए। अदरवाइज ये ओरली कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, चलो बिना लिखे हुए बताता हूं। u से y पे जाओगे, यहाँ पर रिलेशन बना ग्रेटर इक्वल, w से y पे जाओगे, यहाँ पर रिलेशन बना लेस इक्वल, डायरेक्शन डिफरेंट हो गया, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। तो जो मैं लिख के बता रहा था, नहीं भी लिखेंगे तो ओरली उन चीजों को किया जा सकता है। तो यहाँ पे बच्चे एक ही कंक्लूजन राइट है, कौन सा हो गया, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। मुझे लगता है आप इस बात को समझ पाए होंगे। चलिए ये था हमारा इनइक्वालिटी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये है हमारा सिलोजिज्म। यहाँ पे हमने सिलॉग का क्वेश्चन लिया हुआ है। बच्चे मैंने सिलॉग का ऑलरेडी कुछ सेशन लिया हुआ है, मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ था, पूरी मेन जितनी चीजें वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपके साथ डिस्कस नहीं किया था, तो थोड़ा सा मैं यहीं पे पहले बता देता हूं कि ओनली अ फ्यू का क्या मतलब होता है। जब भी ओनली अ फ्यू दिया गया होता है, बच्चे थोड़ा सा समझ लीजिएगा यहाँ पे, ओनली अ फ्यू का मतलब क्या हुआ, ओनली अ फ्यू का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए। जब भी आपके सामने दिया जाता है ओनली अ फ्यू, अगर मैंने बोला ओनली फ्यू ए आर बी, ओनली फ्यू ए आर बी, ओनली फ्यू ए आर बी हो, या ऐसा भी हो सकता है ओनली अ फ्यू ए आर बी। ध्यान रखिएगा, ओनली फ्यू या ओनली अ फ्यू, जब भी ऐसा स्टेटमेंट हो, फ्यू के पहले अगर ओनली लगा हुआ हो, मैं यहां पे जरूरी नहीं कि फ्यू हो, सम हो, किसी के भी पहले अगर ओनली लगा हुआ हो, मतलब सम स्टेटमेंट, जिससे जो कोई भी स्टेटमेंट अगर शुरू हो रहा हो, सम वाली बात अगर वहां पे आ रही हो और उसके पहले अगर ओनली लगा हो, तब की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर फ्यू के पहले, हालांकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली यही स्टेटमेंट दिया गया होता है, तो इसलिए इसी को ध्यान रखिए कि फ्यू के पहले या अ फ्यू के पहले अगर ओनली लगा हुआ हो, वैसे कंडीशन में इसका मतलब क्या होता है। बच्चे ये बता रहे, थोड़ा सा हिंदी में इसका मीनिंग समझ के चलो। ये बोल रहा है ओनली फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ही ए है जो बी है। ओनली फ्यू ए आर बी, फ्यू ए आर बी का मतलब होता है कुछ ए बी है। लेकिन अगर मैं बोल दूं ओनली फ्यू ए आर बी, मतलब केवल कुछ ही ए बी है, पूरा का पूरा ए बी कभी भी नहीं हो सकता, केवल कुछ ही ए बी होंगे। मुझे लगता है इस बात को समझ पाए होंगे। इसको ड्रॉ कैसे करोगे, एक सर्कल ए के लिए बनेगा और एक सर्कल बच्चे बी के लिए बनेगा, और यहां पे हमें शो करना पड़ेगा कि केवल कुछ ही ए बी होगा। तो मैंने आपको यहां पे ऐसे दिखा दिया कि ए का कुछ पोर्शन बी में है, ए का कुछ पोर्शन बी में है, लेकिन चूंकि यहां से ये मीनिंग निकल के आता है कि केवल कुछ ही ए बी होगा, पूरा का पूरा ए कभी भी बी में नहीं जा सकता है, इसलिए आपको यहां पे ये भी दिखाना होगा कि ए का ऐसा कुछ ना कुछ पोर्शन होगा जो बी में कभी भी नहीं जा सकता। इस बात को भी हमें शो करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, एक ऐसे लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे कट कर देते हैं। ये इंडिकेट कर रहा है कि इतना सा जो ए का पोर्शन है वो कभी भी बी में नहीं जा सकता है। बात समझ में आई क्या। तो ओनली फ्यू ए आर बी का मतलब कुछ पोर्शन ए का बी में कंफर्म रहेगा, और ये भी कंफर्म है कि कुछ ए का पोर्शन बी में नहीं जाएगा। यानी कि अगर इसको रिवर्स करके देखोगे बच्चे, अगर मैं बोलूं कि क्या पूरा का पूरा ए बी में जा सकता है, आप बोलेंगे कभी भी नहीं, पूरा ए कभी भी बी में नहीं जा सकता है, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया ओनली फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ही ए बी होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं पूरा का पूरा बी ए में जा सकता है क्या, तो आप बोलेंगे पूरा का पूरा बी ए में जा सकता है, बट कंडीशन है कि अगर पूरा बी ए में जाएगा तो बी का साइज हमेशा छोटा होना चाहिए ए के साइज से। अगर बी ए के अंदर जाएगा तो बच्चे बी कभी भी जाएगा, बी पूरा का पूरा ए के अंदर जा सकता है, बट कंडीशन क्या है, बी हमेशा छोटा होकर के जाएगा ए में, बी कभी भी ए के बराबर नहीं हो सकता है। अगर बी ए के बराबर होगा तब तो पूरा का पूरा ए पोर्शन बी में चला गया, तो फिर बात ही गलत हो जाएंगे। मुझे लगता है इतनी सी बात समझ गए होंगे। हालांकि इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम क्वेश्चन कर रहे हैं, होगा तो मैं डिटेल में इसके ऊपर आपको वीडियो लेकर के और डिटेल में चीजें समझा दूंगा। चलिए फिलहाल जितना बता दिया उतना ध्यान में रखिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे हमारा था, हाँ ये चीज मैं आपको समझा रहा था। देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कि स्टेटमेंट देखो क्या दिया हुआ है, ऑल फ्लावर्स आर प्लांट्स, ऑल फ्लावर्स आर प्लांट्स। तो कुछ फ्लावर्स क्या है यहाँ पे, प्लांट्स है, कुछ फ्लावर्स क्या है, प्लांट्स है, ऑल फ्लावर्स आर प्लांट्स। अब जो नेम दिया हुआ है उसका फर्स्ट लेटर मैं ले रहा हूं, फ्लावर के लिए मैंने एफ ले लिया, प्लांट के लिए मैंने पी ले लिया, है ना। पूरा का पूरा लिखने की जरूरत नहीं, टाइम क्यों वेस्ट करना है। तो जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर ले रहे, ऑल फ्लावर्स आर प्लांट, ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर ट्रीज। अब देखो ओनली अ फ्यू लग गया किसके साथ, प्लांट में,
यानी कि ओनली अ फ्यू प्लांट, फ्यू के पहले क्या लग गया, अ फ्यू के पहले ओनली, यानी कि कुछ प्लांट ट्री होंगे, कुछ प्लांट ट्री होंगे। यहां पे ये चीज समझना काफी जरूरी है कि ओनली अ फ्यू किसके पहले लगा है। आप बोलेंगे सर प्लांट के पहले लगा है, इसका मतलब कुछ प्लांट ट्री है, और ये कंफर्म है कि कुछ प्लांट ट्री नहीं है ना। तो मैंने एक ऐसा ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे ट्री लिख दिया और यहाँ पे बना दिया, देखो कुछ प्लांट ट्री है, और ये भी हमें दिखाना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ ऐसे प्लांट है जो कभी भी ट्री नहीं आ सकते। ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट यहां नहीं आ सकता, लेकिन ये छोटा होकर के इसके अंदर जा सकता है, जो मैंने पीछे समझाया था, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। नो ट्री इज रिवर, कोई भी ट्री रिवर नहीं है, तो ट्री और रिवर में ये वाला कनेक्शन आ जाएगा, कोई भी ट्री रिवर नहीं है। अब कंक्लूजन पे आ जाइए, सम फ्लावर्स आर ट्रीज, बच्चे फ्लावर यहाँ पे है, ट्रीज यहाँ पे है। अभी एक्चुअल फिगर में ही देख रहे होंगे कि कोई भी फ्लावर ट्री में नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, सम फ्लावर ट्रीज। दूसरा है सम प्लांट्स आर नॉट ट्रीज, यहां पे प्लांट है, यहां पे ट्रीज है, सम प्लांट्स आर नॉट ट्रीज। आप देख रहे होंगे सर यहां पे तो बात सही है, लेकिन क्या ये गलत हो सकता है? इस बात को गलत होने के लिए पूरे के पूरे प्लांट को ट्री में आना पड़ेगा, पूरा प्लांट कभी भी ट्री में नहीं आ सकता। इसका मतलब ये वाली बात हर जगह सही है, तो सेकंड कंक्लूजन हमारा राइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ओनली अ फ्यू पेन्स आर पेंसिल्स, ओनली अ फ्यू पेन्स आर पेंसिल्स। अब देखो यहाँ पे ओनली अ फ्यू किस में लगा हुआ है, पेन में लगा हुआ है, यानी कि कुछ पेन पेंसिल में होगा, और ये भी कंफर्म है कि कुछ पेन पेंसिल में नहीं होगा। तो बच्चे कैसे करोगे, यहाँ पे एक पेन के लिए बना दिया और एक किसके लिए बना दिया, पेंसिल के लिए। कैसे इंडिकेट करोगे, कुछ पेन कंफर्म पेंसिल में है, और ये इंडिकेट करना पड़ेगा कि कुछ पेन ऐसे भी होंगे जो पेंसिल में नहीं होंगे, क्योंकि हमें ओनली अ फ्यू किसके पहले लगा था, पेन के पहले लगा था। आगे आ जाइए, ओनली अ फ्यू पेंसिल्स आर इरेजर, अभी ओनली अ फ्यू किसके पहले लगा है, पेंसिल के पहले, यानी कि कुछ पेंसिल इरेजर होंगे, इरेजर बना दो यहाँ पे, इरेजर को मैंने ई से इंडिकेट कर दिया। कुछ पेंसिल, देखो ये पेंसिल था, कुछ पेंसिल इरेजर है, और ये भी इंडिकेट करना पड़ेगा कि कुछ पेंसिल जो होगा किसमें नहीं आएगा, इरेजर में नहीं आएगा। तो ये वाला इतना सा पेंसिल पेंसिल कभी भी इरेजर में नहीं आ सकता है। आगे देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नो इरेजर इज बुक, कोई भी इरेजर क्या नहीं होगा बच्चे, बुक नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई भी इरेजर बुक नहीं होगा। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो सिलो के पहले दोनों लेक्चर जाकर के देखिए, ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तब जाकर के ये बात क्लियरली समझ में आएंगी। अदरवाइज आप पहले से पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, तो चीजें आप समझ पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए बच्चे, और ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, आजकल ट्रेंडिंग में यही चल रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कंक्लूजन दिया है, सम पेंसिल्स आर बुक्स, पेंसिल यहाँ पे है, बुक यहाँ पे है। बच्चे ये डेफिनेट केस का कंक्लूजन है, एक्चुअल फिगर में ही गलत दिखाई दे रहा है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, गलत हो गया। नो बुक इज पेंसिल, बुक यहाँ पे है, पेंसिल यहाँ पे तो बात सही है, लेकिन ये बुक और पेंसिल आगे जाके कनेक्ट भी हो जाएंगे, तो यहाँ पे बात गलत हो गई। अब दोनों की दोनों चीजें गलत हो गई, तो गलत मत कर देना। यहाँ पे भी आइदर होता है, आइदर का कुछ रूल होता है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। यहाँ पे पेंसिल है, बुक है, यहाँ पे भी पेंसिल है और बुक है, यहाँ पेंसिल, सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों में सेम है। आइदर का क्या रूल है जाकर के वीडियो में देख लीजिएगा। दोनों के दोनों क्या है, एक दोनों के दोनों इंडिविजुअली क्या है, यहाँ पे रॉन्ग है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या है, यहाँ पे रॉन्ग है ना, दोनों के दोनों रॉन्ग है। तो बच्चे जब भी ऐसी चीजें होती हैं, आप सिलॉग का वो आइदर वाला रूल देखिएगा, यहाँ पे आइदर लग जाएगा। यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा क्या बन जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ये सम से शुरू हो रहा है और ये नो से शुरू हो रहा है, तीन चार कंडीशंस होती हैं, देख लीजिएगा, ये आइदर हो गया हमारा, तो इसके बीच में क्या लगेगा, आइदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ऑल गेट्स आर पार्क्स, ऑल गेट्स आर पार्क्स। तो ऑल गेट, जितने भी गेट हैं सारे के सारे गेट क्या हैं आपके यहाँ पे, पार्क हैं। ओनली अ फ्यू पार्क आ रोड, अब बताओ यहाँ पे ओनली अ फ्यू किस में लगा हुआ है, पार्क में, यानी कि कुछ पार्क बच्चे रोड होंगे, कुछ पार्क रोड होंगे, और ये कंफर्म है कि कुछ पार्क क्या नहीं होंगे, रोड नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल रोड्स आर सबवेज, जितने भी रोड है सारे के सारे रोड क्या हो गए, सबवेज हो गए। अब आ जाइए कंक्लूजन में, नो गेट इज सबवे, गेट यहाँ पे, सबवे यहाँ पे। अभी तो यहाँ पे बच्चे सही दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आगे जाकर के कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये वाली बात क्या हो गई, गलत हो गई। सम पार्क्स आर नॉट रोड, ये पार्क है यहाँ पे रोड है, ये पार्क है यहाँ पे रोड है। अभी यहाँ पे बात सही है, इस बात को गलत करने के लिए पूरे के पूरे पार्क को कहाँ पे लेकर के आना पड़ेगा, रोड में आना पड़ेगा। पूरा का पूरा पार्क कभी भी रोड में नहीं आ पाएगा, तो ये वाली बात क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड सही। और ओनली कंक्लूजन सेकंड के लिए कौन सा ऑप्शन आप मार्क कर रहे थे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन सेकंड के लिए ऑप्शन नंबर बी है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखिए बच्चे, नो सोप इज पेन,
नो सोप इज पेन, कोई भी सोप क्या नहीं है, पेन नहीं है, नो सोप इज पेन। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू सोप्स आर इरेजर। अब बताओ ओनली अ फ्यू किसके पहले लगा है, सोप के पहले लगा है, ओनली अ फ्यू सोप्स आर इरेजर, यानी कि कुछ सोप कंफर्म है बच्चे क्या होंगे, इरेजर होंगे, और ये भी कंफर्म है कि कुछ सोप क्या नहीं होंगे, इरेजर नहीं होंगे, है ना। ओनली अ फ्यू इरेजर्स आर क्लिप्स, फिर से ओनली अ फ्यू किसके पहले लगा है, इरेजर के पहले लगा है, इसका मतलब ये हो गया कि कुछ इरेजर जो होंगे क्लिप्स होंगे, और ये भी कंफर्म है कि कुछ इरेजर जो होंगे क्लिप्स नहीं होंगे। मुझे लगता है ये फिगर आप समझ पाए होंगे क्या ड्रॉ किया। कंक्लूजन देख लीजिए, सम इरेजर्स आर पेन्स, इरेजर यहाँ पे है बच्चे, पेन यहाँ पे है, इरेजर यहाँ पे, पेन यहाँ पे, यहीं पे बात गलत दिखाई दे रही तो आगे जाने की जरूरत नहीं, एक्चुअल फिगर में ही गलत है तो आगे हमें क्यों चेक करना। पहला कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। सम क्लिप्स आर नॉट सोप्स, सम क्लिप्स आर नॉट सोप्स, क्लिप यहाँ पे है, सोप यहाँ पे है, क्लिप यहाँ पे, सोप यहाँ पे है। आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे बात सही है, लेकिन अगर हम पॉसिबल फिगर में देखें तो पूरे के पूरे क्लिप को भी सोप में डाला जा सकता है, आगे जाकर के बात गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या हो गए, रॉन्ग हो जाए। जब दोनों रॉन्ग हो गए तो उसके लिए आंसर क्या हो गया, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आप भी साथ साथ सॉल्व करते रहो, और अगर आपका गलत आए तो एक बार चेक कर लो कि मैंने क्या किया और आपने क्या किया। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने ये सारी चीजें पढ़ा होगा, है ना, आप ये सारी चीजें समझ रहे होंगे। जस्ट रिवीजन की तरह अभी आप इसको यूज करिए, प्रैक्टिस सेशन की तरह यूज करिए, कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट, सम जिराफ्स आर कंगारूस, कुछ जिराफ क्या है बच्चे, यहाँ पे कंगारू है। सम जिराफ्स आर कंगारूस, सम जिराफ्स आर क्या, कंगारूस। ऑल टर्टल्स आर जिराफ, जितने भी टर्टल है सारे के टर्टल क्या है, जिराफ है। ऑल सील्स आर कंगारूस, ऑल सील्स, जितने भी सील्स हैं ये क्या हो गए, कंगारूस हो गए। ठीक है, ये बन गया आपका एक्चुअल फिगर। अब आ जाओ, सम टर्टल्स आर कंगारूस, टर्टल यहाँ पे बच्चे, कंगारू यहाँ पे, यहीं पे बात गलत हो गई, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ऑल जिराफ्स कैन बी सील्स, जिराफ यहाँ पे, सील यहाँ पे, यहाँ पे तो बात गलत है, लेकिन पॉसिबल फिगर में बात सही हो जाएगी, एक सही एक गलत तो पॉसिबिलिटी में बात सही हो जाएगी। यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। तो ये था बच्चे हमारा सिलोजिज्म। अब आ जाइए, अब बच्चे यहाँ पे देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स का है, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2023, पिछले साल का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है, चलिए देखते हैं कितना लेवल इसका लेंदी है या इजी है ना, हालांकि ज्यादा लेंदी तो नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या दिया है, 10 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, यानी कि ये जो है 2 पैरेलल अरेंजमेंट है, 2 पैरेलल रो की बात हो रही है, 2 पैरेलल रोज कंटेनिंग 5 पीपल ईच, यानी कि एवरी रो में कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, इन सच अ वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्संस। इन रो 1, अब रो 1 में कौन कौन है उसके बारे में दिया हुआ है, एंड रो 2 में कौन है उसके बारे में भी आपको दिया गया है ना। चलिए, तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, जब भी ऐसे पैरेलल अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं सजेस्ट करता हूं हमेशा 2 पॉसिबिलिटी लेकर के चलेंगे। हमेशा कितने पॉसिबिलिटी लेकर के चलोगे, 2 पॉसिबिलिटी लेकर के चलना, अगर जरूरत पड़ा तो यूज करना, नहीं जरूरत पड़ा तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे 10 लोगों की बात हो रही है और एक रो में 5 लोग हैं, तो 5 पोजीशन बना दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, वैसे यहाँ पे बना दीजिए 1 2 3 4 5 लोग बना दिए हमने। तो जितने भी लोगों को बिठाना है सबसे पहले हमने उनके लिए क्या कर दिया, यहाँ पे पोजीशन बना दिया। पोजीशन बनाने के बाद बच्चे हमें यहाँ पे ये भी दिखाना पड़ेगा कि उनका राइट, जब भी पैरेलल अरेंजमेंट होता है तो नीचे वाले लोग नॉर्थ में देखेंगे, ऊपर वाले लोग साउथ में देखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि कुछ लोग यहाँ पे क्या है, नॉर्थ में फेस कर रहे हैं और कुछ लोग क्या है, साउथ में। तो 5-5 लोग हैं, 5 लोग में 5 नॉर्थ में फेस करें, 5 साउथ में। अब ये बताओ, नीचे वाले जो होंगे वो नॉर्थ में फेस करेंगे, ऊपर वाले में जो होंगे, ऊपर वाले बच्चे जो होंगे कहां पे फेस करेंगे, वो साउथ में फेस करेंगे। आपको ऑलरेडी दिया हुआ है इन रो 1 की बात है, उसने जितने भी रो है उसका नेम दे दिया है। रो 1 में कौन कौन है, पी क्यू आर एस टी, और ये किधर देख रहा है, फेसिंग नॉर्थ। तो बच्चे इसका मतलब ये हो गया, नीचे वाला रो 1 है और ऊपर वाला रो 2 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, कौन कौन लिख लेते हैं, पी क्यू आर एस टी, मैंने ऐसे लिख लिया और मैंने एरो ऊपर की तरह बना दिया। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों किया, ताकि मुझे समझ में आए कि ये जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे नॉर्थ में देखेंगे, उनको हमें नीचे वाले लाइन में ही रखना होगा। एंड इन रो सेकेंड GHIJK, और ये लोग सारे कहां पे देख रहे हैं, साउथ में देख रहे हैं, है ना। एंड इन रो सेकेंड आर इन सिटिंग इन रो सेकेंड,
तो ये वाले सब किस में है, रो सेकंड में है, और ये किस में है, रो 1 में है। चाहे तो ऐसे समझने के लिए वहां पे 1 और 2 मैंने लिख दिया। इससे अब हमें ये क्लियर होगा कि किसको कौन सी रो में रखना है, तो ये लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो हमेशा कंफ्यूज होते जाओगे कि किसको कहां पे रखना है। समझ पाए? चलिए, तो ये तो बेसिक चीजें हो गई जो सब में रहता है। अब मेन कंडीशन जो है बच्चे आपका यहां से शुरू हो रहा है। कहां से? यहां से कंडीशन शुरू हो रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। अच्छा, उसके पहले मैं एक और चीज बता दूं, जब भी नॉर्थ में फेस करते हैं तो जितने भी लोग बैठे हैं नॉर्थ में देख रहे हैं उन सबका राइट, जैसे मान लो मैं नॉर्थ में देख रहा हूं और मैं इस जगह पे बैठा हुआ हूं तो मेरा राइट इधर होगा। अगर कोई यहां पे बैठा है तो उसका राइट इधर होगा। तो बच्चे जब भी नॉर्थ में कोई देखता है तो सबका राइट इधर होगा और सबका लेफ्ट इधर होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले से इंडिकेट कर देते हैं कि इधर जाने में सबका राइट मिलता है, तो मैंने यहाँ पे राइट लिख दिया। ऐसा लिखने से क्या होता है कि मैं जल्दी जल्दी मुझे क्लिक करेगा कि राइट जाना है, मतलब इधर जाना पड़ेगा, और इधर बढ़ने पर लेफ्ट मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे एल लिख दिया, ए लेफ्ट हो जाएगा। अब बताओ, नॉर्थ में देखने पे ये राइट है ये लेफ्ट है, तो जो साउथ में बच्चा देख रहा होगा, जो साउथ में जितने पर्सन देख रहे होंगे उनका रिवर्स हो जाएगा, उन सबका ये लेफ्ट हो जाएगा और ये बच्चे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपने बोला सर यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, कंडीशन देख लीजिए, सेम यहाँ पे भी होगा, तो इसके थ्रू हम इसका भी रेफरेंस ले लेंगे, तो इसलिए यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। उसने बोला था एस सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ क्यू। एस कहां पे बैठता है, थर्ड लेफ्ट में बैठता है, किसके, क्यू के। अब ध्यान में रखिएगा, एस बैठता है, एस सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ क्यू। अब बताओ एस कहां पे आएगा, नीचे वाले में आएगा, और एस बैठता है क्यू के थर्ड लेफ्ट में। अब सोच के देखो, क्यू को कहां पे रखोगे कि एस उसके थर्ड लेफ्ट में आएगा। अगर बच्चे मैं क्यू को इस वाले चेयर पे बिठा दूं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्यू को यहां बिठा दूं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, एस यहां आ जाएगा, और अगर मैं क्यू को यहां बिठा दूं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां पे आ जाएगा। दो पॉसिबिलिटी बन रही है, तो इसलिए मैंने यहां पे दो ऑलरेडी लिया हुआ है, दोनों लेकर के चलता हूं मैं। मैंने क्या किया, पहले वाले में मैंने क्यू को यहां पे रख दिया, अगर क्यू यहां पे रखोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका एस यहां पे आ जाएगा, और इस वाले में मैं क्यू को यहां पे रख देता हूं, क्यू अगर यहां पे रखोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका एस यहां पे आ जाएगा। आपने बोला सर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, ये ऐसी दो पॉसिबिलिटी हमने ले लिया। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, one person sits between S and the one who faces H। बच्चे उसने दिया है one person sits between S and the one who faces H। S and उस पर्सन के बीच में जो कि one person sits between S and the one who faces H। S और वो पर्सन जो H को फेस कर रहा है उसके बीच में एक बैठेगा, S एंड वो पर्सन जो कि H को फेस कर रहा है उसके बीच में एक बैठेगा। तो S यहां पे है और ये वाला जो पर्सन होगा ये H को फेस करेगा, तभी जाकर के इसके बीच में एक पर्सन बैठ पाएगा, यानी कि डेफिनेटली S यहाँ पे वो पर्सन होगा जो किसको फेस करेगा, H को। इससे हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे H आना चाहिए और इसके बीच में एक हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसके इधर तो जा नहीं सकते हो, तो कंफर्म यहीं पे वो पर्सन होगा और कंफर्म यही वाला पर्सन H को फेस करेगा, तभी जाकर के कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगा कि यहाँ पे एक लोग बनेंगे। आपने बोला सर बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आई सिट्स सेकंड राइट ऑफ जे। आई सिट्स सेकंड राइट ऑफ जे, आई कहां पे बैठता है, सेकंड राइट में, किसके, जे के। अब बताओ, आप ऑलरेडी पहले से लिख करके रखे हो तो आपको पता है कि आई और जे ऊपर वाले में ही आने वाले हैं। अब देखो थोड़ा सा इस कंडीशन को बिठा के कि आई सेकंड राइट में बैठेगा, किसके, जे के, तो जे के सेकंड राइट में। अब थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करके देखो, चेक कर करके देखो, चेयर पे बिठा बिठा के देखो कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या, ये करके देखना पड़ेगा हमें, है ना। तो देखिए आई सिट सेकंड राइट ऑफ जे, अगर मैं थोड़ी देर के लिए जे को इस चेयर पे रख दूं तो फर्स्ट सेकंड आई यहां पे आ सकता, नहीं आ सकता, इसका मतलब कि यहां पे मैं जे को नहीं रख सकता हूं। अगर मैं जे को यहां पे रखूं तो फर्स्ट सेकंड आई यहां पे आएगा क्या, आप बोलोगे सर आ जाएगा। अगर मैं जे को यहां पे रखूं तो जे तो यहां पे आ ही नहीं सकता है, जे यहां पे रखोगे तो इधर जगह ही नहीं है, तो कंफर्म एक ही जगह बना बच्चे कि आई सिट सेकंड राइट ऑफ जे, तो जे को अगर हम यहां रखेंगे तो फर्स्ट सेकंड कंफर्म आई कहां पे हो जाएगा, इसी जगह पे हो जाएगा। आपने बोला सर बिल्कुल सही, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले पॉसिबिलिटी में देख लो, आई सिट सेकंड राइट ऑफ जे, अगर जे को यहां पे रखोगे तो फर्स्ट सेकंड आई यहां पे आ जाएगा, जे यहां पे तो आएगा नहीं, और अगर जे को यहां पे रखोगे तो फर्स्ट सेकंड आई यहां पे आ जाएगा। इस वाले में दो दो बन रहा है, इसलिए मैं क्या करता हूं, इस कंडीशन को नोट करके रख लेता हूं। आप बोलोगे सर कैसे नोट करके रख लोगे, तो शॉर्ट फॉर्मेट में, इसके पहले मैंने ऑलरेडी पजल का क्लास लिया हुआ है, तो उसमें मैं कैसे कंडीशन को नोट करना है ये सारी चीजें मैंने बताया हुआ है, वहां पे जाकर के चेक कर लीजिएगा। तो आई सेट सेकंड राइट ऑफ जे, जो भी कंडीशन आप नहीं पुट कर पा रहे होंगे और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन रही होंगी, तो आप उसको लिखो मत, उसको शॉर्ट में सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लो, ताकि आपको समझ में आए कि आपने कौन सा कंडीशन छोड़ा हुआ है ना। तो आई सेट सेकंड राइट ऑफ जे, तो जे के सेकंड राइट में फर्स्ट राइट सेकंड राइट,
जे के सेकंड राइट में आई होगा, जे के राइट में होगा तो मैंने ऐसे एरो बना दिया और इसको छोड़ दिया। इसको मैं जब भी देखूंगा मुझे समझ में आ जाएगा कि जे का फर्स्ट राइट सेकंड राइट में कौन है, आई है, ऐसे एरो बनाया है मतलब राइट में है ना। तो ये मैंने लिख लिया। आगे देखिए, Q डज नॉट फेस J, उसने बोल दिया Q J को फेस नहीं करता। बच्चे जैसे ही आपने आगे बढ़ा, ये वाला जो कंडीशन दिया था उसमें था Q J को फेस ही नहीं करता है, तो ये जो हमने बनाया हुआ है इसका मतलब गलत हो गया, Q तो J को फेस करेगा ही नहीं, तो ये बिल्कुल गलत ही बात हो गई। अब देखो एक चीज ध्यान से, अब जब Q J को फेस नहीं करेगा तो इस वाले कंडीशन में क्या हो रहा था, एक तो J यहाँ पे आ रहा था, अब जब Q J को फेस नहीं करेगा तो J तो यहाँ पे रख नहीं सकते हो, तो बस एक ही पॉसिबिलिटी बना कि कंफर्म J जो है हमारा यहीं पे हो गया। अब एक और चीज अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो आप कोशिश करिएगा कि एक दो स्टेटमेंट और आगे तक का पढ़ ले। जैसे मैंने आगे का स्टेटमेंट नहीं पढ़ा था तो देखो यहाँ पे समझने में कितना टाइम वेस्ट कर दिया। अगर एक और आगे का स्टेटमेंट अभी आप पढ़ चुके होते तो आपको समझ में आ गया होता कि यहाँ पे तो जी आने ही वाला नहीं है, तो अभी तक हम आगे रहते। तो हमेशा ये कोशिश करिएगा एक स्टेटमेंट आप आगे का भी पढ़ ले तब तक, है ना। अब देखो अगर जे यहाँ पे आ गया तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे कौन आ जाएगा, आई आ जाएगा। आपने बोला सर यहाँ तक क्लियर है, चलिए उसके बाद Q डज नॉट फेस J, ये हो चुका है। T फेसेस द वन हु सिट्स सेकंड राइट ऑफ K, T किसको फेस करता है, T फेसेस द वन हु सिट्स सेकंड राइट ऑफ K, K के सेकंड राइट में जो बैठेगा उसको T फेस करेगा, K के सेकंड राइट में जो बैठेगा। अब बच्चे बताइए मुझे, K के सेकंड राइट में, अब K यहीं पे आएगा, K कहां पे आने वाला है, ऊपर वाले लाइन में आएगा। अब K के सेकंड राइट में जो बैठेगा उसको कौन फेस करेगा, T। तो बताओ दो ही जगह है, या तो K यहाँ पे आएगा या तो K यहाँ पे आएगा। अगर K यहाँ पे आएगा तो इसका सेकंड राइट तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कंफर्म है कि K यहीं पे होगा। और अगर K यहाँ पे होगा तो K के सेकंड राइट, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, यही सेकंड राइट हुआ, तो K के सेकंड राइट में जो बैठेगा उसको T फेस करेगा। इसका मतलब कंफर्म है बच्चे यहाँ पे कौन आ जाएगा, T आ जाएगा। आपने बोला सर बिल्कुल सही। उसके बाद क्या लिखा हुआ, P सिट्स लेफ्ट ऑफ R, P कहाँ पे बैठता है, लेफ्ट में बैठता है किसके, R के। अब P और R नीचे वाले लाइन में आएंगे, P के लेफ्ट में कौन बैठता है, R बैठता है, P सिट्स लेफ्ट ऑफ R। इसका मतलब ये कंफर्म है, इसका मतलब ये कंफर्म है बच्चे कि यहाँ पे R आ जाएगा और R के लेफ्ट में यहाँ पे कौन आ जाएगा, P आ जाएगा। आप बोलेंगे सर कैसे समझ रहे हो, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा है ना लेफ्ट राइट, यानी ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा, और यहाँ पे ये राइट होगा ये लेफ्ट होगा, है ना। चलिए अब बता दीजिए मुझे, ऊपर वाले में 1% बचा हुआ है, कौन परसेंट बचा हुआ है, तो आप बोलोगे सर इसमें कौन कौन हो गया, I J H K हो गया है, I हो गया है, J हो गया है, H हो गया है, K हो गया, G बच गया। तो जो बच गया बच्चे G यहाँ पे आ जाएगा आपका। आपने बोला सर बिल्कुल सही। तो यहाँ तक पूरा का पूरा हमारा कंडीशन हो चुका है, ये हमारा पूरा अरेंजमेंट हो चुका है। और ये जो अरेंजमेंट है इसी के बेसिस पे आप देख सकते हैं 12 से 16 आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसी के बेसिस पे 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 और 16, मेन यही होता है इसको सॉल्व करना। अगर आपने ये कर लिया तो आंसर दे सकते हैं। तो मुझे लगता है आप समझ पाए होंगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मेन यही सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो आंसर आप मुझे ऑलरेडी देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आज सॉल्व करके आपको दिखा पाऊं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर, अगर हम इसकी बात कर ले तो बच्चे ये भी आपका, ये भी क्या, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ लीनियर रो, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ लीनियर रो, ये भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, ये भी आपके एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में पूछा गया था 2022 में। तो इसको हम बोलते हैं अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब जहां पे फिक्स आपको नंबर नहीं दिया गया होता है कि कितने लोगों को आपको बिठाना है, यहाँ पे फिक्स आपको नहीं दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिट इन अ लीनियर रो। अब आप बोलेंगे कि सर आप बोल रहे हो अनसर्टेन, यहाँ पे तो दिया है सर्टेन। सर्टेन का मतलब नंबर की बात कर रहे हैं, जहां पे कंफर्म पहले से आपको नहीं बताया गया होता है कि 5 लोग बैठेंगे कि 10 लोग बैठेंगे कि 15 लोग बैठेंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती है। वो आगे सॉल्व करते करते कंडीशन के बेसिस में ही आपको समझ में आएगा कि वहां पे कितने लोग बैठने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। तो डायरेक्टली हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, और यहाँ पे ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चे, तो क्वेश्चन में क्या है, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ लीनियर रो। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो लीनियर रो में बैठते हैं, एक लाइन में बैठते हैं। यहाँ पे उसने ये नहीं बताया है कि मतलब पैरेलल नहीं है, ये सिंगल लाइन की बात हो रही है, एक ही लाइन में बैठने वाले हैं। एंड ऑल ऑफ देम फेसेस नॉर्थ, और जितने भी लोग बैठने वाले हैं बच्चे सारे के सारे नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठने वाले हैं। ठीक है, 6 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड एम। चलो अब कंडीशन शुरू हो गया, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम तो ये है कि हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी ले लेंगे। मैंने क्या बताया था, कम से कम 2 ले लीजिएगा। ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटी लेकर के चलते हैं, 2 पॉसिबिलिटी लेकर के चलते हैं। और जैसे जैसे बोला जाएगा, चूंकि हमें यहाँ पे ये नहीं पता है कि कौन किधर बैठेगा, लेकिन एक चीज बच्चे हमें यहाँ पे पता है, क्या पता है
कि सारे के सारे लोग जो फेस कर रहे हैं नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, और अगर ये नॉर्थ में फेस कर रहे होंगे, अगर ये नॉर्थ में फेस कर रहे होंगे तो सबका राइट इधर आ जाएगा और बच्चे सबका लेफ्ट किधर आ जाएगा, आप बोलेंगे सर इधर आ जाएगा। यहाँ पे भी ये सबका राइट हो जाएगा और ये सबका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। दो अलग अलग पॉसिबिलिटी मैं लेकर के चलूंगा। मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे कंडीशन में दिया हुआ है ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, सॉरी पहले ये आ जाओ, 6 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड एम। उसने बोला है बच्चे आर एंड एम के बीच में 6 लोग बैठेंगे, आर एंड एम के बीच में 6 लोग बैठेंगे। अगर आर एंड एम के बीच में 6 लोग बैठेंगे तो थोड़ा सा एक बार अगर हम क्वेश्चन पे भी फोकस कर लें, कितने अच्छा देखो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, देखो थोड़ा सा ना हिंट क्वेश्चन से भी आपको मिल जाता है। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी पर्सन सिट इन द लीनियर रो, लीनियर रो में कितने लोग बैठेंगे। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से देखें तो 20, 21, 22, 23, 19 ऐसा दिया हुआ है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि 19, 20 मिनिमम भी रहेंगे तो 19 लोग तो रहेंगे ही। तो इससे मुझे एक आइडिया मिल गया कि कितने लोग उस लाइन में हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली मैं क्या करूंगा, वहां पे जगह या पोजीशंस को मैं बनाते हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक है। 19, 20 अब होने वाले हैं, इतना तो कंफर्म है, उसी के आसपास रहेंगे। करेक्ट हो, अब सॉल्व करने के बाद ही समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए तो क्या था बच्चे यहाँ पे कि 6 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड एम। तो मैंने क्या किया, एक आर के लिए जगह बना दिया, ये आर है और इनके बीच में 6, 1 2 3 4 5 6, और मैंने यहाँ पे ले लिया एम, 1 2 3 4 5 सॉरी 5, 1 2 3 4 5 6, और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया एम। तो ये क्या हो गया, आर एंड एम के बीच में 6 हो गए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आर और एम के बीच में 6 हो गए, लेकिन आपको कैसे पता चला आर इधर होगा एम इधर होगा। मैंने बोला मुझे किधर पता चला, अभी नहीं पता चला है। तो आर एम इधर हुआ, मैं एक और पॉसिबिलिटी ले लेता हूँ, इधर में मैं अभी एम को रखता हूँ। मैंने यहाँ पे एम को रखा, एम 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे मैंने किसको ले लिया, आर को ले लिया। या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, दोनों में से कोई ना कोई तो होगा, आपने बोला होगा। लेकिन बच्चे मैं एक और चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा आप वैसे ट्राई करके देखिएगा। हमेशा जैसे उसने बोला ना कि 6 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड एम, तो आर एंड एम पहले क्या बोला उसने, आर बोला और फिर एम बोला। तो जब भी कंडीशन में जाएंगे ना तो आर और एम, तो पहले हम इसको प्रायोरिटी देकर के आगे बढ़ेंगे। ये आर और एम है, ये एम और आर है। क्योंकि जब कोई भी क्वेश्चन सेट करता है, अगर सपोज मैं ही कोई क्वेश्चन सेट कर रहा हूं, तो जब मैं बोल रहा हूं तो उसी के अनुसार से मैं कंडीशन भी लिखते चला जाता हूं। समझ रहे हो, क्वेश्चन जो भी सेट कर रहा होगा तो वैसे ही कंडीशंस बनाते चले जाते हैं। इसलिए प्रायोरिटी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वैसा ही हो सकता है, फिर भी हमारा जो फोकस रहेगा ज्यादातर जो लिखा है पहले उसको हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। अगर उस पर नहीं हुआ तो ठीक है आगे बढ़ेंगे, और क्या दिक्कत है। हिट एंड ट्रायल तो ऐसे भी करना ही है आपको। तो 6 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड एम। आगे देखो ए सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ एम, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। अच्छा ए कहां पे बैठता है, एम के थर्ड लेफ्ट में। अब एम यहाँ पे है बच्चे, एम का लेफ्ट इधर आएगा, ऑलरेडी पहले से लिख के रखे हो कितना लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। तो एम का थर्ड लेफ्ट, एम का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। तो यहाँ पे किसको रख दोगे, ए को रख दोगे। तो ए सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ एम, और यहाँ पे इस वाले फिगर में भी आओगे तो एम यहाँ पे है, तो एम का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ए को हमने कहां पे रख दिया, यहाँ पे। ए सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ एम। आपने बोला सर क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, सी सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम आर, सी सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम आर। अच्छा इसका क्या मतलब है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, घबरा जाते हैं कि ये क्या पूछ दिया। सी सिट्स 3 प्लेसेस अवे, 3 प्लेसेस अवे का मतलब क्या हुआ, सी सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम आर, यानी कि देखो ध्यान से, ये मान लो है आपका आर, ये क्या है आपका आर, और सी जो है इससे 3 प्लेसेस दूर है। यानी कि देखो ये आर है, अगर कोई यहां पे होगा तो हम बोलेंगे उससे 1 प्लेस अवे है, अगर यहां पे कोई होगा तो हम बोलेंगे उससे 2 प्लेस अवे है, और यहां पे अगर कोई होगा तो हम बोलेंगे उससे 3 प्लेस अवे है। तो सी सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम आर, इसका मतलब बच्चे यहाँ पे कौन हो सकता है, सी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सी 3 प्लेसेस अवे है आर से, लेकिन उसके राइट में अवे है कि लेफ्ट में अवे है ये नहीं बताया है। और जब ये नहीं बताया है तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो हम इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि आर एंड सी के बीच में 2 लोग होंगे। आप ऐसे समझ के चलिए, क्या समझ के चलिए, आर एंड सी के बीच में कितने लोग हो गए, 2 लोग। क्योंकि मुझे नहीं पता है आर के लेफ्ट में सी को रखना है कि आर के राइट में सी को रखना है, क्योंकि इसने यहाँ पे ये चीज मेंशन नहीं किया है, ठीक है। चलिए तो अब बच्चे हम यहाँ पे क्या करते हैं, आर यहाँ पे है और आर के सेकंड प्लेस सी आ जाएगा, तो हम चाहें तो सी इधर भी रख सकते हैं या इधर भी रख सकते हैं।
अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी समझ में नहीं आ रहा है, ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए अभी हम नहीं रखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, आगे पढ़ते हैं कंडीशंस। अगर आगे कुछ मिला तो फिर हम उसके बाद रखना शुरू करेंगे। तो ज्यादा जब कंडीशन लेंदी होना शुरू हो जाए तो उसको पुट मत करिए, पहले कंडीशन को छोड़ दीजिए, आगे पढ़ते चलिए, धीरे धीरे कंडीशंस को नोट करते चलिए, और जहां से आपको क्लू लगे कि हाँ यहां से शुरुआत कर सकते हैं, फिर वहां पे रख करके उसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम आ जाते हैं फिर से। सी सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम आर, जैसे आगे पढ़ोगे उसने लिखा है 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ई एंड सी। ई एंड सी के बीच में कितने लोग बैठेंगे? एक लोग बैठेंगे, तो ई एंड सी के बीच में एक लोग बैठेंगे, मैंने ऐसे बना दिया, ई एंड सी के बीच में एक लोग बैठेंगे। यहाँ पे ये नहीं पता है कि लेफ्ट में बैठेंगे राइट में, तो जस्ट मैंने ऐसे बनाया, कोई एरो वगैरह मैं शो नहीं कर रहा हूँ। आगे अगर ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ ई सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ आर बट नॉट इमीडिएट लेफ्ट। ई सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ आर, ई कहां पे बैठता है? आर के लेफ्ट में। आर के लेफ्ट में बच्चे, आर के लेफ्ट में ई बैठता है, लेकिन कंडीशन दिया है बट नॉट इमीडिएटली लेफ्ट, नॉट इमीडिएटली लेफ्ट। इसका मतलब ये हो गया कि ई एंड आर के बीच में कुछ लोग होंगे, मैंने ऐसे डॉट डॉट बना दिया ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाएं। तो डॉट डॉट का मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ लोग होंगे, और मैंने ऐसे एरो बना दिया, यानी कि आर के लेफ्ट में कौन बैठेगा? ई बैठेगा। ई सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ आर बट नॉट इमीडिएटली लेफ्ट। अब थोड़ा सा यहां तक काम हो चुका है, तो अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या अब इस चीज को, कंडीशन को यहां पे रखा जा सकता है। ध्यान से रख के देखिए यहाँ पे। अब जब उसने पहले ही बोल दिया, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखो तो थोड़ा रिलेट करो, आर और सी के बीच में दो लोग बैठने वाले थे। अगर आर और सी के बीच में दो लोग थे, आर 1 2, अगर मैं यहाँ पे सी को रख देता तो बच्चे सी और ई के बीच में एक होता तो ई यहाँ पे आ जाता, और अगर ई यहाँ पे आता तो कंडीशन दिया था कि ई तो आर के लेफ्ट में होना चाहिए। इसका मतलब हम इस साइड में सी को नहीं रख सकते थे, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी बना कि आर और सी के बीच में अगर दो बनेंगे तो कंफर्म 1 2, और हमें सी को यहीं पे रखना पड़ेगा, सी को यहीं पे रखना पड़ेगा। आप बोलोगे सर डेफिनेटली, और उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला है ई और सी के बीच में एक होना चाहिए। अगर सी यहाँ पे है तो ई यहाँ पे आ सकता है, लेकिन जैसे ही ई यहाँ पे रखोगे, एक कंडीशन दिया है कि आर के लेफ्ट में ई होगा बट इमीडिएट नहीं होगा, उनके बीच में कुछ गैप होगा। इसका मतलब हमने ये समझा ई इधर नहीं आ सकता है। कंफर्म अगर ई को आना भी होगा तो ई कहाँ पे आएगा बच्चे? यहाँ पे आएगा, तभी ई और सी के बीच में एक हो पाएगा। आपने बोला सर बिल्कुल सही, यहां तक समझ पाए। अब बच्चे मैं एक चीज आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि चूंकि कंडीशन दोनों में अगर हम साथ में लेकर के चले तो लेंदी होता चला जाएगा, इसलिए पहले मैं इसको प्रायोरिटी देता हूं, इसको पहले लेके सॉल्व करके देखते हैं। अगर इस पे नहीं होगा तो फिर हम इस कंडीशन पे आएंगे। इसको, इस कंडीशन को जो लिख रहे हैं उसको हटाना नहीं है फिलहाल, इसको रहने दीजिए। अगर ये बन गया क्वेश्चन, इस पे सॉल्व हो गया तो हमें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं हुआ तो फिर हम इस कंडीशन को लेकर के आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे कंडीशन पे आते हैं। और आप लिखते जाओ तो थोड़ा सा ये करते जाना ताकि आपको समझ में आए इस समय पुट करते टाइम पे कि हमने इसका यूज कर लिया है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड आर इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड ई। उसने बोला कि ई एंड आर के बीच में, ई एंड आर के बीच में उतने ही लोग होंगे, सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड ई, जितने की बी एंड ई के बीच में होंगे, बी एंड ई के बीच में होंगे। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड आर इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड ई। ई एंड आर के बीच में उतने ही होंगे जितने बी एंड ई के बीच में होंगे। अब बताओ ई एंड आर के बीच में कितने हैं? 1 2 3 4। ई एंड आर के बीच में 4 है, तो बच्चे बी एंड ई के बीच में भी कितने होंगे? आप बोलेंगे सर 4 ही होंगे, तो बी एंड ई के बीच में अगर 4 होंगे तो यहाँ पे ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4, और यहाँ पे कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। ई एंड आर के बीच में 1 2 3 4 है, तो बी एंड ई के बीच में 1 2 3 4 4 बनेंगे। अब आप ये तो नहीं बोलोगे ना बी इधर आएगा, इधर तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि इधर आर है। ई एंड आर के बीच में जितने हैं उतने ही बी और ई के बीच में, तो कंफर्म बी को इसी साइड लेना पड़ेगा, है ना? यहां तक क्लियर है? आपने बोला क्लियर है। चलिए ये वाला स्टेटमेंट भी मैंने यूज कर लिया। आगे देखिए क्या लिखा है, बी इज ओनली नेबर ऑफ टी। अब देखो बच्चे एक चीज ध्यान से, बी इज द ओनली नेबर ऑफ टी। उसने बोला बी जो है केवल ओनली नेबर है, बी ओनली नेबर है। अगर मैं बोलूं मेरा कोई ओनली नेबर है, एक ही नेबर है मेरा, ये कब पॉसिबल है? मैं किसी लाइन में बैठा हूं और मेरा केवल एक ही नेबर है, इसका मतलब जरूर यही होगा कि मैं कहीं एंड में होऊंगा। अगर मैं बीच में कहीं पे रहूंगा तो मेरे इधर भी कोई होगा, इधर भी होगा, तो दो दो नेबर हो जाएंगे। इसका मतलब ओनली नेबर का मतलब मैं बीच में नहीं हूं। बात समझ में आई क्या? ओनली नेबर का मतलब बीच में नहीं हूं। तो उसने बोला बी इज द ओनली नेबर ऑफ टी, इसका मतलब ये कंफर्म है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि बी इज द ओनली नेबर, बी इज द ओनली नेबर ऑफ टी। इसका मतलब ये कंफर्म है बच्चे कि यहाँ पे कौन आ जाएगा? टी आ जाएगा। आप बोलेंगे सर क्यों आ जाएगा? देखो यहाँ पे कौन आ जाएगा? टी आ जाएगा, इस जगह पे टी हो जाएगा।
क्योंकि अगर बी ओनली नेबर है टी का ओनली नेबर, यानी कि टी जो होगा सबसे इधर वाले एंड पे आ जाएगा, सबसे लास्ट एंड पे टी होगा, सबसे लेफ्ट एंड पे टी होगा, सबसे लेफ्ट एंड पे टी होगा, तभी तो इसका एक ही नेबर होगा और वो बी होगा। अगर टी बीच में रहता तो उसके दोनों साइड में नेबर होंगे, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि टी जो होगा सबसे किधर होगा, लास्ट में होगा, सबसे लेफ्ट एंड पे होगा। मुझे लगता है ये बात आप समझ पाए होंगे। ये छोटी छोटी सी पॉइंट्स होती हैं, यही अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, पूरा का पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ टी इज टू लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ हिम। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ टी। अब बताओ, ये तो कंफर्म है कि टी जो है सबसे लेफ्ट एंड में है। उसने बोला कि टी के लेफ्ट में जितने लोग होंगे, टी के लेफ्ट में जितने लोग होंगे, आप बताओ टी के लेफ्ट में कितने लोग हैं? आप बोलोगे सर 0, टी के लेफ्ट में तो एक भी नहीं है। टी के लेफ्ट में कितने लोग होंगे? आप बोलेंगे सर टी के लेफ्ट में, टी अगर यहाँ पे टी के लेफ्ट में कितने लोग हैं? 0, एक भी लोग नहीं है। और उसने बोला है कि द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट में जितने हैं वो 2 कम होगा। किससे 2 कम होगा? नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ एम, एम के राइट में जितना होगा उससे 2 कम होगा। अब बताओ, अगर इसके इधर 0 है और एम के राइट में जितने हैं उससे 2 कम करोगे तो 0 आएगा। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि एम के राइट में 2 होगा। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? कंफर्म कि एम यहाँ पे है, एम के राइट में कितने लोगों को रखना होगा? 2 लोगों को रखना होगा। आप बोलेंगे सर कैसे समझा? ऐसे समझा, एम के राइट में 2 होंगे, तभी तो उसमें से 2 कम कर दोगे तो टी के लेफ्ट में 0 आ पाएगा। तो इससे हमने समझ लिया कि एम के राइट में कितने हो गए? 2 हो गए। उसके बाद क्या लिखा है, के सेट्स एट द एक्सट्रीम एंड, के एक्सट्रीम एंड पे बैठा है एक लीनियर, एक सिंगल अरेंजमेंट है, एक सिंगल लीनियर अरेंजमेंट है, एक ही लाइन है और उसमें टी सबसे इस एंड पे बैठा है और के भी किसी एंड पे होगा, तो कंफर्म है कि बच्चे के कहां पे आ जाएगा? के आपका यहीं पे आ जाएगा। और मुझे लगता है पूरे के पूरे सारे के सारे कंडीशंस हो गए, और अगर सारे कंडीशंस हो गए तो दिस इज द करेक्ट आंसर। यही हमारा क्या हो गया? अरेंजमेंट हो गया। बात समझ पाए क्या? मुझे लगता है आप सारे बच्चे समझ पाए होंगे। चलिए तो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आप एक ही मैं बता देता हूं, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या बोला गया था? हाउ मेनी पर्सन सिट इन द लीनियर रो, कितने लोग यहाँ पे बैठे हुए? तो एक बार काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कितने लोग बैठे हैं बच्चे? 21 बैठे हैं। करेक्ट आंसर 21 हो जाएगा। एक बार और कंफर्म कर लो, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। यस, टोटल कितने हैं यहाँ पे? टोटल 21 पर्सन बैठे हुए। इस तरह से बाकी क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे सॉल्व करके और आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ये है आपके सामने दूसरा क्वेश्चन का सेट। आप देख सकते हैं, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। बच्चे ये जो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है आपका, है ना? कोडिंग डिकोडिंग। तो चलिए, ये भी ऑलरेडी आपके एसबीआई क्लर्क में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, वही मैंने लिया है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था। तो क्या है यहाँ पे, कैसे सॉल्व करते हो? तो देखो, इसका तरीका जो रहता है समझने की कोशिश करना। सबसे पहले जो वर्ड दिए गए हैं ना, पहले हम इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। वर्ड को पहले लिख लेना होता है। क्या दिया? देखो, फ्लावर इज ब्लूमिंग, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे FLOWER, फ्लावर इज ब्लूमिंग। अब ये जितना फास्ट आप लिख पाएंगे उतना आपके लिए बेटर है। फ्लावर इज ब्लूमिंग, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, ब्लूमिंग ड्यूरिंग स्प्रिंग। अब जो जिसके सामने जो वर्ड है उसको लिखना नहीं है, डैश कर देना है। तो ब्लूमिंग के सामने ब्लूमिंग लिखोगे नहीं, ऐसे डैश कर दिया। ब्लूमिंग ड्यूरिंग स्प्रिंग, ड्यूरिंग है क्या ऊपर में? नहीं है, तो किसी साइड में लिख दिया, ड्यूरिंग इधर लिख दिया, ड्यूरिंग। और स्प्रिंग अब थोड़ा सा बैलेंस करके लिखेंगे ताकि देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे। मैंने स्प्रिंग को इधर लिख दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे लाइन पे आ जाते हैं। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। हाँ, नेक्स्ट, स्प्रिंग विंटर सीजन फ्लावर। स्प्रिंग, तो स्प्रिंग के सामने डैश कर दिया। ये क्या हो रहा है? क्या है? स्प्रिंग, स्प्रिंग के सामने ऐसे कर दिया। विंटर सीजन फ्लावर, विंटर है क्या बच्चे कहीं पे? आप बोलोगे सर नहीं है, तो साइड में कहीं लिख दो। चलो इधर लिख दिया, विंटर, स्प्रिंग विंटर। उसके बाद सीजन, सीजन है क्या? सीजन है क्या? आप बोलेंगे सर सीजन भी नहीं, इधर लिख दो साइड में। जो नहीं है उसको आजू बाजू में लिखिएगा, बीच में नहीं लिखिएगा, आजू बाजू में लिखना है जो नहीं है उसको। फ्लावर, फ्लावर है क्या? आप बोलेंगे सर है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई क्या? आपने बोला सर यहां तक बिल्कुल भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, और क्या है आपका चौथा, ड्यूरिंग विंटर रेनफॉल। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग कहां पे था आपका? यहाँ पे ड्यूरिंग विंटर यहाँ पे था। रेन, रेन कहीं पे था क्या? रेन कहीं पे है क्या? आप बोलेंगे सर नहीं है। फॉल कहीं पे है क्या? आप बोलेंगे नहीं है। तो ड्यूरिंग विंटर रेनफॉल लिख दो यहाँ पे।
रेन आ गया और फॉल आ गया। मुझे लगता है आप यहां तक बात समझ पाए होंगे कि मैंने कैसे लिख दिया। इस तरह से क्या करना है, फटाफट लिख लेना है। इसको लिखने में कितना टाइम जाएगा, देख के ही तो लिखना है, जितना जल्दी लिख सकते हैं उतना जल्दी। आप बोलेंगे सर ये लिख तो दिया, उसके बाद क्या करना है। ये बच्चे जैसे ही आपने लिख दिया यहाँ पे, ये चीजें मैंने अपनी तरफ से सेशन नहीं लिया है। अगर आप चाहेंगे तो मैं कोडिंग डिकोडिंग का इसके ऊपर डिटेल सेशन लेकर के आऊंगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कोई भी चीज लग रहा हो कि सर इसके ऊपर मुझे सेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। अभी तक मैंने आपको बोला नहीं था सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो, तो ये अपनी मर्जी से कर दीजिएगा। मेरा वेट मत कीजिएगा कि मैं बोलूंगा तभी कमेंट करना है और तभी सब्सक्राइब करना है, तभी लाइक करना है ना। ये चीज पढ़ाने के टाइम पे मुझे ध्यान में नहीं रहता है, तो मैं चाहूंगा कि अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो ये सारी चीजें, तो करते जाइएगा, है ना, क्योंकि ये करते हो तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है, ये हमेशा याद रखना। देखिए बच्चे, अब इतना हो चुका है। अब इतना होने के बाद हमें क्या करना है यहाँ पे, अब जैसे मैंने वर्ड लिखा था वैसे ही आपको कोड लिखना है। ये जो कोड है यहाँ पे, इसको लिख लीजिए इसी फॉर्मेट में। इसको देखना नहीं है, बट यहाँ पे भी सेम चीज करना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया GTSJKZ, एक हो गया। दूसरे लाइन में आ जाओ, KZ के सामने KZ HVQA, HV है क्या, नहीं है तो साइड में लिख दिया। QA है क्या, नहीं है तो साइड में लिख दिया। जो नहीं है उसको साइड में लिखना है, आजू बाजू में जैसे मर्जी हो, बट बीच में वर्ड के सामने मत लिखिएगा, अलग अलग लिख देना है। दूसरा लाइन कंप्लीट हो गया, तीसरे में आ जाइए। QALXGTPX, QA यहाँ पे है तो QA हो गया। LX है क्या कहीं पे, नहीं है तो LX को साइड में लिख दिया, LX। GT यहाँ पे था तो GT के सामने GT लिख दिया। उसके बाद PX है क्या कहीं पे, नहीं है तो PX बच्चे हमने इधर साइड में लिख दिया। अब अजय फोर्थ में क्या था आपका, QVPX, QV है क्या कहीं पे, आप बोलेंगे सर नहीं है तो QV लिख दिया साइड में। PX है क्या, आप बोलेंगे सर है यहाँ पे तो PX के सामने डैश कर दिया। LT है क्या कहीं पे, LT है क्या, नहीं है तो LT नहीं है तो साइड में लिख दो LT। और उसके बाद HV है क्या, आप बोलेंगे सर है तो HV यहाँ पे था तो था, ऐसे लिख दिया। अब हो गया बच्चे, ये कर लिया, आपका पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो गया। ये मैंने जो लिखा है धीरे धीरे लिखा है, आपको लिखने में कितना टाइम जाएगा देख के ही तो लिखना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाना होता है ना, ऐसे थोड़े जाना होता है। चलिए अब ये हो गया, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। आपको क्या करना होता है, जो वर्ड जितनी जगह है उसका कोड भी उतनी ही जगह देखना है और वही आंसर हो जाएगा। जैसे अगर मैं बताओ ब्लूमिंग का आंसर क्या होगा, आप बोलोगे सर ब्लूमिंग पहले में है और दूसरे में है, तो ऐसा कौन सा कोड है जो केवल पहले और दूसरे में, आप बोलोगे केजे, तो ब्लूमिंग का आंसर हो जाएगा केजे। वैसे ही अगर मैं बोलूं ड्यूरिंग का आंसर बताओ, आप बोलोगे सर ड्यूरिंग सेकंड में है और फोर्थ में है, केवल सेकंड एंड फोर्थ में है, तो ऐसा कौन सा कोड है जो केवल सेकंड एंड फोर्थ में है, आप बोलोगे एचवी सेकंड में है और फोर्थ में है, यानी कि ड्यूरिंग का फोर्थ क्या हो जाएगा, एचबी हो जाएगा। अगर मैं पूछूं स्प्रिंग का बताओ, आप बोलोगे सर स्प्रिंग केवल सेकंड में और थर्ड में है, ऐसा कौन सा कोड है जो केवल सेकंड एंड थर्ड में है, आप बोलेंगे सर क्यूए केवल सेकंड एंड थर्ड में है, तो स्प्रिंग का कोड क्या हो जाएगा, क्यूए। आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से आप इजीली बता सकते हो, आप बोल रहे होंगे सर समझ में आ रहा है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द कोड फॉर फ्लावर, कोड ऑफ फ्लावर इन द गिवन कोड लैंग्वेज। फ्लावर का कोड आपसे पूछा गया है। बच्चे आप बोलेंगे सर फ्लावर यहाँ पे फ्लावर फर्स्ट में और किस में है, थर्ड में, फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, तो बताओ ओनली फर्स्ट एंड थर्ड में कौन है, जीटी, तो आप बोलेंगे सर फ्लावर का कोड हो गया हमारा जीटी, करेक्ट आंसर इज जीटी। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द कोड ऑफ ब्लूमिंग स्प्रिंग, ब्लूमिंग स्प्रिंग का कोड क्या होगा, कहां पे आ गए, ब्लूमिंग स्प्रिंग का कोड क्या होगा, तो देखो ब्लूमिंग कहां पे, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड में है ब्लूमिंग, तो फर्स्ट एंड सेकंड में क्या है, केजे, तो ब्लूमिंग का हो गया केजे। ब्लूमिंग स्प्रिंग था ना, स्प्रिंग कहां पे है, सेकंड एंड थर्ड में, तो सेकंड एंड थर्ड में कौन है, क्यूए, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूजेड क्यूए, केजेड क्यूए। तो देखिए बच्चे क्या हो जाएगा, केजेड क्यूए, है क्या कोई ऑप्शन, यस, ऑप्शन नंबर बी, केजेड क्यूए इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलो आपसे पूछा गया है इन द गिवन कोड लैंग्वेज व्हाट डज एलएक्स स्टैंड फॉर, एलएक्स किसके लिए है, आप बताओ एलएक्स कहां पे है, आप बोलेंगे सर यहाँ पे है, तीसरे में केवल एक ही जगह है, तीसरे में केवल एक जगह है एलएक्स, तीसरे में केवल एक जगह है एलएक्स। आप बताइए तीसरे में एक ही जगह है ना एलएक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे सीजन है और क्या है, कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया, पीएक्स, एलएक्स यहाँ पे था और पीएक्स यहाँ पे था, एलएक्स और पीएक्स, ठीक है। क्या बोला गया था आपसे, आपसे बोला गया था इन द गिवन कोड व्हाट डज एलएक्स स्टैंड फॉर, तो एलएक्स का देख लो आप यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एलएक्स यहाँ पे है एक जगह, तीसरे में केवल एक ही जगह, तीसरे में केवल एक जगह देखोगे तो सीजन दिखाई दे रहा और विंटर दिखाई दे रहा। अब ऑप्शन में देखो सीजन और विंटर में आपको क्या दिखा हुआ है बच्चे, यहाँ पे सीजन और विंटर में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है सीजन, यानी कि बाय डिफॉल्ट एलएक्स को सीजन लेकर के चला जा रहा है। अगर विंटर भी होता तो एक ऑप्शन वहां पे ऐसा भी लिखा होता कि आइदर सीजन और विंटर,
लेकिन वैसा ऑप्शन नहीं, एक ही ऑप्शन अगर दिया है तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर दोनों ऑप्शन में रहता है, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, सीजन भी है और विंटर भी है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा होता है आइदर सीजन और विंटर, ऐसे करके दिया होता। समझ पाए? चलिए, तो मुझे लगता है आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो कि क्या होगा इसका आंसर। तो ये बाकी आंसर्स भी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, आप समझ गए कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो ये क्वेश्चन बेसिकली किसका है आपका, ये क्वेश्चन है आपके डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है। चलिए सॉल्व कर ले, आ जाइए। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में आप जानते हो ना, अगर ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के अगर ऊपर बढ़ोगे तो इसको बोलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे आओगे पॉइंट के तो इसको बोलते हैं साउथ डायरेक्शन, अगर ये पॉइंट के ऐसे जाओगे सीधा जाओगे एकदम तो ये होता है ईस्ट, और इसके पीछे आओगे तो ये क्या होता है वेस्ट। अगर इसके नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जाते हो तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में आओगे इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में जाओगे ना तो ऐसे जाओगे ना ऐसे, अगर इसके बीचों बीच जाओगे तो इस डायरेक्शन को बोला जाता है साउथ ईस्ट और इसको बोला जाता है नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलते हैं बच्चे, नॉर्थ वेस्ट। तो ये एक बेसिक चीज है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ इसमें एक और चीज ध्यान रखना होता है कि जब भी आप ऐसे टर्न लेते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो इसको राइट टर्न बोलते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज में जाते हो तो इसको हम लेफ्ट टर्न बोलते हैं। इतना एनफ है इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए क्या दिया हुआ, पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स इन ईस्ट डायरेक्शन। पॉइंट एक्स से कोई पर्सन चलना शुरू करता है और कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट में चलना शुरू करता है। मान लीजिए कोई पॉइंट एक्स है और यहां से दूसरा कलर ले लेता हूं, मान लीजिए कोई पर्सन है, अब पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स, मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये पॉइंट एक्स है, यहां से चलना शुरू करता है ईस्ट डायरेक्शन में, तो ईस्ट डायरेक्शन में एंड आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में चलता है और 10 मीटर चलने के बाद, तो चलो मान लो थोड़ी देर के लिए यहां से इस डायरेक्शन में यहां तक आ गया, यहां से चलना शुरू किया एक्स से और यहां तक आ गया और कितना चला 10 मीटर, 10 मीटर तक चला। ही स्टॉप्स एट पॉइंट टी, और कौन सी पॉइंट पे रुक गया, ये पॉइंट टी पे रुक गया। आगे क्या दिया है, फ्रॉम पॉइंट टी ही वॉक्स 8 मीटर नॉर्थ। अब यहां से इस पॉइंट टी से क्या किया, 8 मीटर नॉर्थ है, तो नॉर्थ कहां जाओगे, ऊपर की तरफ, यहां पे आ गया 8 मीटर नॉर्थ आ गया। फ्रॉम पॉइंट टी ही वॉक्स 8 मीटर नॉर्थ एंड रीचेस पॉइंट एम, और कौन से पॉइंट पे पहुंच गया बच्चे, एम पे पहुंच गया। नाउ फ्रॉम पॉइंट एम ही वॉक्स 5 मीटर वेस्ट, अब यहां से वो 5 मीटर वेस्ट में चला गया, तो वेस्ट इधर आ जाओगे और कितना आ गया 5 मीटर। अब ध्यान देना ये 10 मीटर है और 5 मीटर आया, मतलब इसके एक हाफ का डिस्टेंस कवर करेगा, तो यहाँ पे वो 5 मीटर आ गया, यहाँ पे 5 मीटर आ गया वेस्ट एंड रीचेस पॉइंट यू, और कौन से पॉइंट पे पहुंच गया, ये हो गया उसका पॉइंट यू। ठीक है, आगे देखिए फ्रॉम देयर ही वॉक्स 12 मीटर ईस्ट, अब यहां से क्या करता है 12 मीटर ईस्ट में चला जाता है, कहां से, यहां से। अब बताओ यहां से ईस्ट में जाएगा तो ईस्ट इधर आ गया, कितना ईस्ट में जाता है 12 मीटर। अब ध्यान देना थोड़ा सा, इधर से 12 मीटर ईस्ट में जाएगा तो यहां से यहां तक तो ये 5 है, इसका मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये डिस्टेंस 7 हो जाएगा, यहां से यहां तक। आप बोलेंगे बिल्कुल 7 हो जाएगा। रीचेस देयर 12 मीटर ईस्ट एंड रीचेस पॉइंट के, और ये कौन से पॉइंट पे पहुंच गया बच्चे, ये पॉइंट के पे पहुंच गया। आपने बोला सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया हुआ देखिए, रीचेस पॉइंट के, और उसके बाद लिखा है विच इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट आर। के मतलब किसकी बात हो रही है, विच मतलब किसकी बात हो रही है, के की बात हो रही है। के जो है 13 मीटर नॉर्थ है किससे, आर से, मतलब ये जो के है ये आर के नॉर्थ में कितना मीटर, 13 मीटर। अब ध्यान देना ये है 8 मीटर और ये आर से 13 मीटर नॉर्थ में है, इसका मतलब 8 है, उसके और नीचे 5 आना पड़ेगा, यानी कि बच्चे हम यहाँ पे आ गए, यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट आर होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट आर होगा जिससे 13 है, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 होगा, इसका मतलब उसके नीचे और 5 आ गए, मतलब 8 5 कितना हो गया, 13 हो गया। मतलब आर से नॉर्थ में कितना हो गया, के 13 हो गया, 13 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट आर। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट आर ही वॉक्स 9 मीटर ईस्ट एंड रीचेस पॉइंट एस। फ्रॉम पॉइंट आर ही वॉक्स 9 मीटर ईस्ट। अब इस आर से क्या होता है, ईस्ट में जाता है कितने मीटर बच्चे, 9 मीटर। अब यहां से ईस्ट में आ गया 9 मीटर, चलो ईस्ट में आ गया 9 मीटर, और कौन सी पॉइंट पे पहुंच गया, एस पे पहुंच गया। पॉइंट पे कौन सा पहुंच गया, एस पे पहुंच गया, और ये कितना हो गया, 9 मीटर हो गया। तो बच्चे यही था इसका डायग्राम। मुझे लगता है आप इस बात को समझ पाए होंगे। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन पूछे गए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट के विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट एस। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट के विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट एस, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट एस। पॉइंट के किधर है, एस के रेस्पेक्ट में, यानी कि एस से कौन सी डायरेक्शन में चलोगे तो के मिलेगा, एस से कौन से डायरेक्शन में चलोगे तो के मिलेगा।
ये होता है नॉर्थ, ये होता है वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? नॉर्थ वेस्ट। बच्चे करेक्ट आंसर इज नॉर्थ वेस्ट। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट यू एंड पॉइंट टी? उसने बोला यू एंड टी के बीच का डिस्टेंस बताओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। तो ये टी है, ये यू है, तो हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। अगर ये डिस्टेंस देखोगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज की तरह काम करेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी? रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 25 प्लस कितना 64 पे रूट, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगे? रूट अंडर 89। तो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ये कितना हो जाएगा? रूट अंडर 89 मीटर। और यही क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। आप बोलेंगे सर यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क है, ये सॉल्व करके मुझे बताइएगा। यहाँ पे देखिए ये पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे इसको मैं शॉर्टकट बता देता हूं। सबसे पहले हमें इसका पोजीशन लिख लेना है। क्या दिया है? ड्राइंग्स दिया हुआ है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स हैव द सेम नंबर्स ऑफ लेटर्स बिटवीन देम बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दोनों डायरेक्शन में आपको यहाँ पे काउंट करके बताना है। तो ड्राइंग्स दिया हुआ है, पोजीशन लिख लीजिए। डी का पोजीशन होता है 4, आर का होता है 18, ए का होता है 1, डब्ल्यू का होता है 23, आई का होता है 9, जी का होता है 7, जी का होता है 7, एस का होता है 19। देख लो पोजीशन लिख लिया ना, 4, 18, 1, 23, आई का 9, जी का 7 और 19, ठीक है। हो गया 3 3 6 एक साथ, 3 6, अरे 8 है ना, 3 कौन छूट गया? फिर से लिख लेता हूं, चलो। डी का कितना हो गया? 4, आर का हो गया 18, ए का हो गया 1, डब्ल्यू का हो गया 23, आई का हो गया 9, एन का हो गया 14, जी का हो गया 7 और एस का कितना हो गया 19, ठीक है। चलिए तो ये पोजीशन लिख लिया। काउंटिंग करिए, कैसे काउंटिंग करते हो? 4 है, 4 से पढ़ो लास्ट तक। 4 से 5 6 7 8 9 10 11 मैच नहीं किया। 18 से 19 20 21 22 20 नहीं मैच किया। 1 से 2 3 4 5 6 नहीं मैच किया। 23 से 24 25 20 नहीं मैच किया। 9 से 10 11 12 नहीं मैच किया। 14 से 15 16 नहीं किया। 7 से 8 नहीं किया। यानी कि बच्चे फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो 0 मिला, एक भी नहीं है। बैकवर्ड में पढ़िए। 19 से पढ़ोगे 20 21 22 23, 19 से एक मैच किया 23, 24 25 26 नहीं हुआ। 7 से पढ़ो 8 9, 7 से 8 9 9 मैच कर गया। 10 11 12 13 नहीं हुआ। 14 से पढ़ो 15 16 17 18 19, 14 से कौन मैच किया? 18। फिर 9 से पढ़ो 10 11 12 13 नहीं है। 23 से नहीं मैच करेगा, 1 से नहीं करेगा, 18 से नहीं। तो बच्चे कितने हो गए? बैकवर्ड डायरेक्शन में आए तो बैकवर्ड में 3 बन गए, 1 2 3, तो हमारा करेक्ट आंसर 3 होगा। दोनों में पूछा गया था, लेकिन फॉरवर्ड में 0 बना, बैकवर्ड में 3 बना, तो 0 + 3 कितना आ गया? 3 आ गया। दैट इज द राइट आंसर। बात समझ पाए? चलिए यहाँ पे आ जाइए। ये क्वेश्चन है बच्चे, ये होता है अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज है, जहां पे अल्फाबेट भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, सिंबल्स भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन काफी इजी होते हैं और क्लर्क के एग्जाम में पूछा ही जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। ये ऑलरेडी पिछले साल के एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड। आपको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा सीरीज दिया गया होता है तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये होता है आपका राइट। कंफ्यूज मत हो जाना, ये क्या है? राइट। राइट से काउंट करना मतलब इधर से इधर बढ़ना, ये राइट से काउंट करना हुआ। और ये होता है आपका लेफ्ट। जब लेफ्ट से कोई काउंट करने के लिए बोला जाएगा तो ऐसे करिएगा। अगर ये डायरेक्शन में ही कंफ्यूज होकर गलत कर देंगे तो फिर उल्टा पुल्टा हो जाएगा। राइट से काउंट करना मतलब ऐसे काउंट करना है, लेफ्ट से काउंट करना मतलब ऐसे काउंट करना है, ये ध्यान रखिएगा, ओके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से 11th पे कौन आएगा? काउंट कर लो। आप बोलोगे सर 2 4 6 8 10 11 कौन हो गया? एंड हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? एंड हो जाएगा। हाउ मेनी नंबर्स आर जस्ट फॉलोड बाय अ लेटर। हिंदी में भी ऑलरेडी लिखा हुआ है बच्चे, हिंदी वाले गुस्सा मत करना बिल्कुल भी। मैं चूंकि क्वेश्चन हमें ज्यादा सॉल्व करना था, अगर मैं इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ के अगर आपको बताऊं तो काफी टाइम चला जाता, इसलिए क्वेश्चन में समझा रहा हूं तो आप ये समझ पाए होंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन को हिंदी में भी रखा हुआ था, ठीक है। तो आप वहां से एटलीस्ट वो चीजें समझने की कोशिश करिएगा। हालांकि जितनी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बोल तो मैं हिंदी में ही रहा हूं, क्वेश्चन इंग्लिश में था, लेकिन सारी चीजें एक्सप्लेनेशन का पार्ट तो मैं हिंदी में ही करता हूं, है ना। मजबूरी यही हो जाती है कि कुछ बच्चे हिंदी समझते हैं, कुछ को इंग्लिश ही केवल समझ में आता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होता है। थोड़ा सा आप भी मैनेज करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए, हाउ मेनी नंबर्स आर जस्ट फॉलोड बाय अ लेटर्स। कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनके ठीक बाद एक अक्षर आता है। देखो, हाउ मेनी नंबर्स आर जस्ट फॉलोड बाय अ लेटर। किससे फॉलोड होना चाहिए? लेटर से। फॉलोड किससे होना चाहिए? लेटर से। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, जैसे मान लो अगर मैंने लिखा $8 और B ऐसा लिखा, तो हमेशा बीच वाले को पकड़ना। इसके पहले जो होगा हम बोलेंगे प्रीसीडेड, और इसके बाद में जो होगा हम फॉलोड। यानी कि मैं बोलूंगा कि ये जो सिंबल है प्रीसीडेड बाय क्या है? नंबर, और ये सिंबल फॉलोड बाय क्या है? लेटर। तो सिंबल के बाद में जो आएगा तो मैं बोलूंगा ये सिंबल फॉलोड है किससे? लेटर से।
और सिंबल के पहले नंबर है तो मैं बोलूंगा ये सिंबल प्रीसीडेड किससे है, नंबर से, और फॉलोड किससे है, लेटर से। ओके, तो यहाँ पे बोला है हाउ मेनी नंबर्स, यानी कि आपको यहाँ पे पता करना है नंबर। क्या पता करना है, नंबर। कैसे नंबर, फॉलोड बाय अ लेटर, यानी कि नंबर के बाद में क्या आना चाहिए, लेटर आना चाहिए। तो बेसिकली आपको नंबर पता करना है, ऐसे कितने नंबर्स हैं इसमें जिसके बाद में लेटर आएगा, जिसके बाद में लेटर आएगा। तो आप नंबर ही ढूंढो, बाकी मत ढूंढो। देखो नंबर है, ये नंबर है, लेकिन उसके बाद में लेटर है क्या, नहीं है। आपको नंबर देखना है, नंबर के बाद में लेटर आना चाहिए। नंबर ढूंढो, नंबर के बाद में लेटर। देखो ये एक नंबर है जिसके बाद लेटर है क्या, है। ये एक नंबर है जिसके बाद में लेटर है क्या, है। तो ये एक नंबर हो गया, ये एक नंबर हो गया, नंबर, ये एक नंबर है जिसके बाद में लेटर है ना। और कोई नंबर है बच्चे, नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, 1 2 3, 3 ऐसे नंबर है जिसके बाद में लेटर है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपसे यही पूछा गया था, ऐसे कितने हैं, तो 3 है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 3। ठीक है। हाउ मेनी सिंबल्स आर जस्ट प्रीसीडेड बाय अ नंबर, उसने बोला ऐसे कितने नंबर्स हैं, हाउ सॉरी ऐसे कितने सिंबल्स हैं, हाउ मेनी सिंबल्स, ऐसे कितने सिंबल्स हैं, हाउ मेनी सिंबल्स आर जस्ट प्रीसीडेड बाय अ नंबर, जिसके पहले क्या आएगा, नंबर। प्रीसीडेड होगा मतलब उसके पहले की बात हो रही है। हाउ मेनी सिंबल जस्ट प्रीसीडेड बाय अ नंबर, तो सिंबल के पहले नंबर आना चाहिए। तो चेक करो यहाँ पे सिंबल के पहले नंबर आना चाहिए, तो सिंबल ही ढूंढो, चूंकि सिंबल कम दिखाई दे रहा है। सिंबल के पहले नंबर है क्या, है। सिंबल के पहले नंबर ये भी है, सिंबल के पहले देखो नंबर दिखाई दे रहा है। सिंबल के पहले नंबर नहीं, ये आई है, ये नंबर नहीं है। सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सिंबल के पहले नंबर चाहिए हमें। यहाँ पे ये हो जाएगा, सिंबल के पहले नंबर है। और यहाँ पे ये भी हो जाएगा, सिंबल के पहले नंबर ना, सिंबल के पहले नंबर, हाँ तो ये भी हो जाएगा। ये एक सिंबल है और इसके पहले क्या है, नंबर। तो देखो 1 2 3 और 4, ऐसे कितने हैं, 4 है। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अरे बात समझ में आई क्या। ये वाला क्वेश्चन है बच्चे, थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसमें एरर है। ये वाला क्वेश्चन में मतलब, हालांकि अगर केवल यही क्वेश्चन है तब तो बता दोगे, लेकिन इसमें कुछ और था, मुझे लग रहा है ये टाइपिंग में एरर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एक्जैक्टली इन द मिडल ऑफ 4 and 5। मिडल 4 and 5 के बीच में कौन सा आएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एक्जैक्टली इन द मिडल ऑफ 4 and 5, एक्जैक्टली बीच में कौन आएगा, किसके बीच में, 4 and 5 के एक्जैक्टली बीच में कौन आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे 4 है, और अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे 5 है। देखो मैं इसका एक तरीका बता रहा हूँ कैसे पता करोगे। जब भी बीच का पता करना होता है आपको क्या करना है, देखो 4 and 5 के बीच में आपको पता करना है, यही करना है ना। तो किसी भी एक डायरेक्शन से दोनों को काउंट कर लो। बताओ अगर मैं इधर, ये क्या कौन सा डायरेक्शन, आप बोलोगे लेफ्ट, लेफ्ट से काउंट कर लो, लेफ्ट से दूसरा, यानी कि 4 जो है लेफ्ट से कौन से पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है। और इसके 5 को देखो लेफ्ट से कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि लेफ्ट से कौन से पोजीशन पे है, 5 20वें पोजीशन पे, समझे। तो 4 जो था लेफ्ट से सेकंड था, और 5 जो था लेफ्ट से 20 था, और आपसे पूछा जा रहा था इसके और इसके बीच में कौन आएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली दोनों पोजीशन को ऐड कर देना है और इसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो 2 + 20/2, ये बन गया कितना, 22/2। 22/2 का मतलब कितना आ गया, 11। किधर से लिए थे, दोनों को लेफ्ट से, यानी कि लेफ्ट से 11 काउंट कर लीजिए। लेफ्ट से 11 जो होगा वही बीच वाला नंबर होगा। लेफ्ट से 11 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कौन है यहाँ पे, आई है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा बच्चे, आई। यहाँ पे आई आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, नीचे में आई लिखा हुआ है, तो यही बीच का क्या हो गया, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आई। बोलिए मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप इस बात को समझ पाए सारे लोग, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम। आप बोलेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सारी चीजें समझ में आ गई। तो अगर आपको ये सेशन समझ में आ गया हो तो मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके पहले एक और चीज बता दूं, ये हमारा टारगेट पॉइंट इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन है। अगर किसी भी बच्चे को एकदम 0 लेवल से, एकदम नेगेटिव लेवल से सीखना चाहते हैं, अच्छे तरीके से सारे के सारे टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, चाहे क्वांट हो, चाहे रीजनिंग हो, या बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर पूरा का पूरा उनको कोर्स करना है तो बच्चे इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर क्लास नहीं भी करना है फिर भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखो, कभी भी फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ सकती है। तो ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, टारगेट पॉइंट इंस्टीट्यूट सर्च करिएगा, ये वाला लोगो है आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐसे 1 2 और होंगे, वो अपना ही एप्लीकेशन है, बट ये वाला जो है 1K प्लस डाउनलोड आपको दिखेगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने फोन में, ठीक है। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं बच्चे, टेलीग्राम तो ज्वाइन कर ही लीजिएगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर दीजिएगा। आप फॉलो करेंगे मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, तो आप मुझे अपना सजेशन जरूर दीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, कोई फीडबैक हो, कोई बाकी कोई सजेशन, कोई सुझाव, मुझे इंतजार रहेगा आपके इन सब चीजों का।
तो चलिए मिलते हैं, और कल आप सबका एग्जाम है, जिनका भी कल एग्जाम है बच्चे, उन सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एकदम 4 करके आइए और बताइए आपका कैसा रहा एग्जाम। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।